ज्यादातर लोगों का सुनो, खूब बिजनेस करो, खूब पैसा कमाओ, फैमिली निग्लेक्ट करो, हेल्थ निग्लेक्ट करो, फिर इसके जैसा हालत होती है। अभी राकेश झुनझुनवाला का जो रिजल्ट है वो ये के हिसाब से 3 टाइप के ईगो स्टेट होते हैं। एक होता है पेरेंट ईगो स्टेट, दूसरा होता है एडल्ट ईगो स्टेट, तीसरा होता है चाइल्ड ईगो स्टेट। हम इस दुनिया में आते हैं ना तो 2 भूख के साथ आते हैं, एक पेट की भूख और एक प्रशंसा की भूख। पर यही कंप्लेन होती है वाइफ को हस्बैंड से होती है, आप टाइम नहीं देते हो, आप घुमाने नहीं लेकर जाते हो, आप बात नहीं करते हो। और हस्बैंड को वाइफ से कंप्लेंट्स रह रही होती हैं कि तुम ऐसे नहीं करती हो, तुम ऐसे बोलती रहती हो। जो बिहेवियर चाहते हो सामने वाले इंसान में, चाहे आपका हस्बैंड हो, आपका बच्चा हो या आपका कलीग हो, कोई भी हो, आपका एम्प्लॉय हो, तो जब वो राइट करता है तो इमीडिएटली उसको पॉजिटिव स्टॉक दे दो, तो वो बिहेवियर रिपीट करेगा। तो ह्यूमन बिहेवियर की चाबी इसके अंदर है, गिव द पॉजिटिव स्टॉक। बचपन से हमने ये सुना, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। बाद में MBA की डिग्री भी ले लेगा ना, फिर भी वो मुकेश अंबानी की नौकरी करेगा, वो मुकेश अंबानी बनने का सोचेगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस हमारी परवरिश से आता है, हमारी जैसे परवरिश हुई ना उससे आता है। और मैंने तो देखा है सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीज करनी पड़ती है। एक तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लो, राइट टाइम पे राइट एक्शन लो। यानी ये डायनेमिक होती है, परमानेंट नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है, ये आप बदल सकते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से कैंडिड टॉक्स में। मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र आजिया। वैसे बाय प्रोफेशन वो एक मेडिकल डॉक्टर हैं, MBBS MD हैं, लेकिन उसके बाद वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आए तो लोगों को हील करना भी उन्होंने सिखाया। आज के पॉडकास्ट में हम उनसे आप बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा रहता है ना कि लोगों के दिलों पे राज कैसे करें, उसकी चाबी आज आपको मिलने वाली है। लाइफ में विनर कैसे बने ये आज आप सीखने वाले हैं। अपनी लाइफ में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे लेकर आएं ये आप सीखने वाले हैं। लाइफ में हेल्दी कैसे रहें, बीमारियों से दूर कैसे रहें ये भी आज आप सीखने वाले हैं। रिश्तों को कैसे मजबूत बनाएं, जो आजकल रिश्तों में इतने क्लैशेस हो रहे हैं उनको कैसे दूर करें और अच्छे प्यारे प्यारे रिलेशन कैसे बने ये भी आज आप सीखने वाले हैं। तो इसलिए पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और सिर्फ सुनना ही नहीं है आपने। एक नोट पैड लेकर, एक पेन लेकर आपको नोट्स भी ज़रूर लेने हैं ताकि आप इसको बाद में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और वो सारा खजाना जो आपको आज मिलने वाला है ना उसको अपनी लाइफ में यूज़ भी करें। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू शिखा जी। सर अभी जैसे आपने बताया ना कि मैं डॉक्टर से ट्रेनिंग प्रोफेशन में मैंने शिफ्ट किया क्योंकि मैंने अपनी हॉबी को कन्वर्ट किया अपने प्रोफेशन में। तो हर कोई जैसे हॉबीज़ तो हमारी बहुत सारी होती हैं, तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वाली जो हॉबी है इसको अपने प्रोफेशन में हमें हॉबी कन्वर्ट के करना है? साथ आपका टैलेंट भी देखना चाहिए ना। हम्म, सी हॉबी है मेरी कि मुझे सिंगर बनना है, मगर मेरा आवाज़ अच्छा नहीं है, मैं अच्छा गा नहीं सकता हूँ, तो हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी हॉबी स्टेज के ऊपर बोलने की थी, मगर एबिलिटी नहीं थी। तो मैंने पहले एक्चुअली एबिलिटी लाई और बाद में मैंने इस फील्ड में आया। मैंने पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग दी बम्बई के अंदर, तो मैंने अपनी टैलेंट भी ऐड किया और हॉबी भी थी। तो और फिर मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था, तो वैसे भी मैं स्टूडेंट को पढ़ाता था। तो सिर्फ सब्जेक्ट ही चेंज किया ना मैंने, टीचर तो था ही, क्लासरूम से मैं स्टेज पे चला गया, बस इतना ही फ़र्क हुआ। तो ये है कि आपकी हॉबी है मगर उसमें टैलेंट है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। सबको बिल्कुल सही हीरोइन बात या है। हीरो बनना है, मगर हीरो हीरोइन बनने की जो खास खास बेसिक क्वालिटी रहती है वो नहीं है तो नहीं बन सकता है। ये चीज़ अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि ये इसका मेरे अंदर टैलेंट है, एबिलिटी है भी नहीं। तो और एबिलिटी नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हैं। 3 राइट, इडियट में कहते हैं ना, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत बनाओ, काबिल बनो। तो एबिलिटी क्रिएट करो, तो मैंने एबिलिटी क्रिएट किया। बिल्कुल सब सही कुछ बात है। आपने और बहुत ही अच्छी एबिलिटी एबिलिटी क्रिएट की आपने कि इतने लोगों का आपने बेनिफिट किया, आपने सीखा तो बाकियों को भी सिखाया और उनको लाइफ में और अच्छे आगे बढ़ने के लिए, अच्छे हेल्थ, हैप्पीनेस सबके लिए आपने उनको गाइड किया। सभी सब्जेक्ट। हम्म, 2 तो साल सर, पहले मेरा टाल कटोरा में था हाउसफुल प्रोग्राम, उसकी एंट्री दिखाऊंगा। मैं दौड़ के गया था, कोई अरे वाह! स्टेज पे स्पीकर दौड़ के नहीं जाता है, मैं दौड़ते हुए गया था, मेरा नाम अनाउंस हुआ ना तो, और पूरा हाउसफुल था। मजा आता है वो। बिल्कुल सही बात है। तो सर जैसे कि आप माइंड पावर के ऊपर बात करते हैं और आपने बताया अभी कि जैसे आपने टारगेट रखा था 100 बुक्स का, आपकी 125 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं हम्म। और जिसमें से प्रेरणा का झरना, मेरी सबसे जो कि फेमस किताब है, जो मोदी पहली जी भी, किताब थी और हाँ, फर्स्ट डे से बेस्ट सेलर है। गुजरात में कोई भी बुक स्टॉल में शिव खेरा की जीत आपकी और मेरी किताब बाजू बाजू में मिलेगी, हर अरे वाह! जगह पे। हम हमारी दोनों की वहाँ कंपटीशन है। हम्म, और जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं ना, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले, सभी मेरी और उनकी किताब खरीदते हैं और पढ़ते भी है। हम्म, हमारा सब्जेक्ट अलग अलग है मगर वो ज़्यादा
मोटिवेशनल है। और हुआ क्या कि गुजरात में एमवे आया और मेरी किताब आई और एमवे वालों ने, कुछ लोगों ने पढ़ी और मेरा प्रोग्राम अटेंड किया, तो मुझे बार बार एमवे में बुलाने लगे। सब उनके खुद के ट्रेनर नहीं थे, तो मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात करता था, विजन बोर्ड की बात करता था। वो लोग विजन बोर्ड बनाते थे, विजुलाइज करते थे, तो उनका रिजल्ट बढ़ता था। तो फिर वहाँ एक कानून बन गया कि अपलाइन अपने डाउनलाइन को प्रेरणा का जन्ना देंगे, ऐसा। तो उसकी वजह से एमवे का ग्रोथ हुआ और मेरा भी उसकी वजह से ग्रोथ हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरी किताब एमवे वालों ने खरीदी और बांटी, और सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके एमवे का भी ग्रोथ हुआ। तो हमारा दोनों की सीढ़ी साथ में चलना शुरू हुआ। ये मेरा लक था ऐसा। सही बात है, कमाल की बात है ये तो जो आपने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे डिटेल में कि सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या? पहले तो माइंड क्या है, फिर जी, सबकॉन्शियस हाँ। माइंड क्या है। माइंड हमारे शरीर में एनर्जी का एक सेंटर है। जैसे एक बिजली का जनरेटर या पावर हाउस रहता है, वहाँ से बिजली बनती है और फैलती है, वैसा एक एनर्जी का सेंटर है जहाँ से ये माइंड की पावर आती है और दुनिया के अलग अलग शक्ति के साथ जुड़ी हुई है, यानी शक्ति है। और दिमाग क्या है, एक पदार्थ है, एक शरीर का अंग है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। तो एनर्जी और मैटर में जो फर्क है ना, वो माइंड और ब्रेन में फर्क होता है। और हमको सबको भगवान ने 100% माइंड पावर दिया है, मगर हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए हम जीवन में स्ट्रगल करते हैं। जितना ज़्यादा माइंड पावर के बारे में सीखोगे, इतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। और हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, माइंड और ब्रेन का एक डिफरेंस ये है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में वही है। सबको मालूम है आजकल हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, और सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर क्या करेगा। बिल्कुल, तो हमें ब्रेन और माइंड दोनों की ज़रूरत है। तो मैंने पहले माइंड पावर को फोकस किया, माइंड पावर लोगों को सिखाने लगा। अब मैंने हार्डवेयर के ऊपर भी फोकस किया है। अभी मैंने नया साइंस ढूंढा है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से हम ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, न्यूरॉन्स को डेवलप कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ा सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो हार्डवेयर का काम है। अभी तक मैं सॉफ्टवेयर सीखा है जिसको माइंड कहते हैं। और हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड के पावर को ही जानते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसका भी 10% का 10%, यानी टोटल माइंड पावर का 1% यूज़ करते हैं, और फिर भी कितनी तरक्की करते हैं। तो सोचो कि ज़्यादा माइंड पावर इस्तेमाल किया तो कितना हो सकता है। कहते हैं सबसे ज़्यादा माइंड पावर का इस्तेमाल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, जो 4.5% था। तो हमारा सोचो, मगर उसका बेसिक रीज़न क्या है कि माइंड पावर के बारे में लोग जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि दुनिया की कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी माइंड पावर सिखाती नहीं है। अब कॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात करें तो मैं अलादीन का चिराग की बात करता हूँ कि वो जो कहानी है वो हमारी कहानी है। उसमें चिराग है, वो हमारा दिमाग है। उसमें कॉन्शियस माइंड है, अलादीन है। सबकॉन्शियस माइंड है, वो जीनी है। सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक ए स्लीपिंग जायंट विद इन यू। आपके कॉन्शियस माइंड को ये ट्रेनिंग लेनी है कि हाउ टू यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसको कैसे जगाना है और उसको कैसे ऑर्डर देना है ताकि हमारे सब सपने पूरे हो। ये बेसिक मेरा स्ट्रक्चर है, जो प्रेरणा का जन्ना किताब का और मेरे प्रोग्राम का। तो पहले कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करो, आप गोल सेटिंग करो, लाइफ का प्लानिंग करो, कॉन्शियस माइंड से सब कुछ सही हो जाए। बाद में आप सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना चालू करो, क्योंकि वो तो आपका सर्वेंट है। बहुत सर्वेंट का रिलेशनशिप है, जैसे अलादीन और जीनी का था। वो तो चिट्ठी का चाकर है, जो बोलोगे वो करेगा, सिर्फ आपको बोलना चाहिए उसको। उसको खुद को थिंकिंग नहीं है, लॉजिक नहीं है, डिसीजन पावर नहीं। वो नहीं डिसीजन लेता है, नहीं सोचता है, नहीं लॉजिक यूज़ करता है। वो तो वफादार सेवक है, जो कॉन्शियस माइंड जो कहेगा वो सब करके दिखाएगा। तो हमें कॉन्शियस माइंड से सही कमांड दे के जीवन को सही बनाना है। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, या तो हम ये सर्वेंट के बारे में जानते नहीं है, जानते हैं तो गलत कमांड दे देते हैं अनजाने में या जानबूझ के, और हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, हैप्पीनेस चली जाती है। तो इसलिए मैं ये सिखाता हूँ कि सुख कैसे पाना है, सुख हमें कैसे पाना है, ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर यूज़ करके। तो गलती कहाँ होती है? गोल सेटिंग में होती है। लोगों को गोल होता ही नहीं है, होता है तो सही नहीं होता है, या रॉन्ग गोल होता है, और उसकी वजह से वहीं से दुख की शुरुआत होती है। तो सबसे पहली बात है कि ये समझो कि गोल क्या होना चाहिए। जैसे मैं कोई स्टूडेंट को पूछता हूँ तुम्हारा गोल क्या है, तो बोले डॉक्टर बनना। मैं बोलता हूँ 22 साल में डॉक्टर बन जाएगा, बाद में क्या करेगा? बोले पता नहीं है। यानी कैरियर को ही गोल समझ लेते। कैरियर इज नॉट गोल, कैरियर इज अ पार्ट ऑफ गोल।
गोल शुड बी होलिस्टिक गोल, जिसमें फिजिकल गोल, मेंटल गोल, सोशल गोल, स्पिरिचुअल। तो वहीं पे गलती करते हैं ज़्यादातर लोगों का जुनून, खूब बिजनेस करो, खूब पैसा कमाओ, फैमिली निगलेक्ट करो, हेल्थ निगलेक्ट करो, फिर इसके जैसा हालत होती है। अभी राकेश झुनझुनवाला का जो रिजल्ट आया वो आपको पता होगा। तो सुख के लिए उसने मेहनत किया, सुखी होने के लिए पैसा कमाया, और जान तो दुख में आ गई, जल्दी एग्जिट लेनी पड़ी, या रिलेशनशिप टूट गए। एलन मस्क ने 3 डाइवोर्स दे दिए, उसका बेटा उसके हाथ से गया, पता है आपको? ये उसका बेटा सेक्स चेंज कर दिया उसने, ड्रगिस्ट हो गया, बाप को पहचानता भी नहीं है। तो वो हैप्पीनेस का क्या मतलब होता है? तो हैप्पीनेस में बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी गोल में ही बैलेंसिंग होना चाहिए, गोल गलत नहीं होना चाहिए। गोल गलत हुआ, डेस्टिनेशन गलत हुआ, तो गलत रास्ते पे ही जाओगे ना। सीढ़ी चढ़ तो जाओगे, जो दीवार पे चढ़ोगे तब पता चलेगा कि मुझे तो ये दीवार पे जाना ही नहीं था, तो इतने साल मेहनत किया, टाइम गया, वो तो बेकार है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गोल कैसा होना चाहिए, वो सीखना चाहिए, सही गोल। और एवरी गोल शुड बी बैक बाय वर्दी पर्पस। मुझे क्या चाहिए, ये गोल है, क्यों चाहिए, ये जवाब भी आपके पास होना चाहिए, वर्दी पर्पस होना चाहिए। गोल सही है, बड़ा है, मगर वर्दी पर्पस नहीं है तो भी आप विजय माल्या बनोगे, नीरव मोदी बनोगे, ये कुछ भी बनोगे। तो सबसे पहला है कि गोल शुड बी बैलेंस गोल। फिर प्लानिंग करना चाहिए। हम हर जगह प्लानिंग करते हैं, एक जगह प्लानिंग नहीं करते, वो है कि ये 100 साल की मुसाफरी हमें कैसे करनी है ना? एक शादी करना है, प्लानिंग करते हैं, कहीं घूमने जाना है, प्लानिंग करते हैं, मगर हाउ टू लिव दिस लाइफ इसका प्लानिंग नहीं करते। तो पहला अच्छा सा गोल डिसाइड हो गया, फिर आपके पास टूल्स तो है, सबकॉन्शियस माइंड इज अ टूल टू अचीव योर गोल। हम जो सपने देखते हैं, गोल सेट करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड से होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का पावर होता है इसको हकीकत में बदलने का, मैनिफेस्ट करने का। मगर कब मैनिफेस्ट करेगा? जब उसको अच्छी तरह से ये गोल समझाया जाएगा, पहुंचाया जाएगा, उसकी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज वो समझता है, तो ऑटोमेटिकली वो 90% लैंग्वेज क्या समझता है सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज? उसकी 5 लैंग्वेज होती है। जी। दूसरी भाषा में कहे तो कॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामर एंड सबकॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। हमें अभी तक रिजल्ट मिला है जो हमारा पुराना प्रोग्रामिंग है, जिससे हम बिहेव करते हैं, उससे रिजल्ट मिला है। अगर हमें रिजल्ट चेंज करना है तो ये रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड को, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो 5 लैंग्वेज है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने की। एक है इंटेंशन, संकल्प शक्ति। एक पावर ऑफ इंटेंशन करके वायन डायर की किताब है, कभी पढ़ लेना। आपका इरादा बुलंद होना चाहिए, एक जबरदस्त मेगा गोल होना चाहिए। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड स्वाट का आपने पढ़ा होगा। गोल बड़ा होना चाहिए, वर्दी होना चाहिए, और एक इंटेंशन क्रिएट करना है, ये तो मुझे करना ही है। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। आपको जैसा बनना है ऐसा, एनएलपी में मॉडलिंग कहते हैं, आपको एनएलपी जानते हैं, मॉडलिंग। तो जिनका जैसा अचीवमेंट करना है उनको अपना रोल मॉडल बना दो कि मुझे इनके जैसा बनना है। तो एक ब्रह्मांड का विज्ञान है, उसके अंदर जो क्वालिटी है वो ऊपर से कॉपी होके पेस्ट आपके अंदर हो जाएगी, यानी क्वालिटी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। जैसे मुझे टोनी रॉबिन्स जैसा बनना है, तो टोनी रॉबिन्स को मैं रोल मॉडल बना लूँ, विजन बोर्ड में डाल दूँ, उसके बारे में सोचूँ, वो कैसे बना उसके बारे में सीखूँ, अगर वो जिंदा है तो उनको जाके मिलूँ, उनके प्रोग्राम अटेंड करूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे में वो क्वालिटी ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विथ अदर सक्सेसफुल पर्सन। तीसरा होता है विजुअलाइजेशन, जिसके ऊपर मेरी किताब है। विजुअलाइजेशन इज ए प्योर साइंस, विजुअलाइजेशन इज ए प्योर विज्ञान है, और एक प्रोसेस है, एक ब्रह्मास्त्र है। अभी तो आपको विराट कोहली का यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, विजुअलाइज से क्या क्या किया उसने। जिम कैरी का एग्जांपल है, जिसने $10 मिलियन एक चेक बना के रखा था, विजुअलाइज करता था, मिला उसको डम एंड डम्बली में। तो अब तो लोग मानने लगे। 30 साल पहले मैं बोलता था तो मुझे पागल कहते थे लोग। तो विजुअलाइजेशन इज अ पावरफुल लैंग्वेज, जिसकी आप अच्छी मास्टरी कर लो तो आपके जीवन में स्ट्रगल रहेगी नहीं। गोल सेट करो, विजुअलाइज करो, पूरी कायनात आपको उसे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी। तो विजुअलाइजेशन सीखो, उसके जो साइंस से बराबर करो। गलत विजुअलाइजेशन से गलत रिजल्ट भी मिलता है। अच्छा। मुझे याद है एक लड़का कॉलेज का आया था, मैं प्रोग्राम में पूछा तेरा क्या गोल है, तो बोले मुझे एक परमानेंट जॉब चाहिए, एक बड़ी गाड़ी चाहिए, और गाड़ी में सब लड़कियां चाहिए। ठीक है विजुअलाइज कर। वो करने लगा, 2-3 साल के बाद मिला, मुझे याद रह गया था,
बोला क्या हुआ? बोले मेरा पूरा गोल पूरा हो गया। बोला क्या कर रहे हो? बोले एक गर्ल्स स्कूल में बस का ड्राइवर हूँ मैं। है ना? उसने क्या विजुलाइज किया था? परमानेंट नौकरी, बड़ी गाड़ी, बस चला रहा था और सब पैसेंजर वो गर्ल्स स्कूल की लड़कियां ही थी। तो ऐसा कभी गलत विजुलाइजेशन भी होता है। एक आदमी को धनवान बनना था, विजुलाइज कर रहा था, वो नोटें गिन रहा है। तो क्या हुआ? सबकॉन्शियस माइंड को समझा नहीं, उसने बैंक में कैशियर बना दिया, गिन जितनी गिननी उतनी। तो कभी रॉन्ग विजुलाइजेशन से ऐसा भी होता है। तो विजुलाइजेशन को जितना परफेक्ट सीखोगे ना, उतना आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, नहीं तो कहीं फंस भी जाओगे। ऐसा होता है। चौथा होता है एफर्मेशन। जो भाषा हम बोलते हैं बाहर की दुनिया वाले सुनते हैं, अंदर भी कोई सुनता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो जितना पॉजिटिव एफर्मेशन अपने लिए करोगे, उतना आपका जीवन में बदलाव आएगा, जो भी फील्ड का चाहिए वो। जैसे अच्छा ट्रेनर बनना है, डे बाय डे आई एम बिकमिंग ए ग्रेट ट्रेनर, ऐसा बन सकते हैं। एक वर्ल्ड का फेमस एफर्मेशन है, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एमिली कू का साइकोलॉजिस्ट थी वियना की, उसका है। तो एफर्मेशन इज ऑल्सो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और चौथी होता है फीलिंग। आपको धनवान बनना है तो अभी से धनवान बन चुका है ऐसा फीलिंग डेवलप करो। ट्रेनर बनना है तो एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बन गए वैसा फील करो। मैं ट्रेनर बनने के पहले एक डॉक्टर भारत चंद्र का वर्कशॉप अटेंड किया था। उसको देख के मैं फील कर रहा था, यार एक दिन में ये बन के रहूँगा, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे ये करना है। वो टाइम पे मैंने वर्कशॉप में बैठे बैठे वो फील किया था। आज उससे अच्छा बन गया मैं। ऐसा होता है। धनवान बनने के लिए मैंने बम्बई की ताज होटल में एक बार, जब मैं बिल्कुल गरीब था, तब सिर्फ चाय के पैसे जमा करके मैं ताज होटल में चाय पीने को गया था कि धनवान लोगों का फीलिंग क्या होती है देखने के लिए। तो मैं पहली बार दुबई गया तो एटलांटिस होटल में रुका था, जो लोग देखने को जाते हैं, मैं वहीं का पैकेज लिया था, ये धनवान जैसा फील करने के लिए। तो ये फीलिंग इज ऑल्सो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये 5 लैंग्वेज है जो कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम सबकॉन्शियस माइंड को देकर रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और जैसे जैसे रीप्रोग्रामिंग होता जाएगा, आपका जीवन बदलता जाएगा, सब कुछ रिजल्ट मिलेगा। मुझे तो बियॉन्ड विजुअलाइजेशन रिजल्ट मिलता है। मुझे एक बार फॉरेन जाना था, मैं 50 बार गया। मुझे कोई भी कार चाहिए थी, मुझे मर्सिडीज मिली, वो पहली कार थी। मैंने कभी विजुलाइज भी नहीं किया था कि मुझे कोई कार गिफ्ट में दे। मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने कोरोला अल्टिस कार मुझे गिफ्ट दिया, जो 20 लाख की आती है। अभी 2 दिन पहले मेरे एक डायमंड वाले मेरे स्टूडेंट ने मेरी वाइफ के लिए डायमंड का सेट बना के भेज दिया मुझे गिफ्ट में। ऐसा तो कोई विजुलाइज नहीं करेंगे ना। तो इतने तक मेरे जीवन में होता है कि विजुलाइज किया, उससे बियॉन्ड सब कुछ होता है। तो ये लोगों को सिखाया है। मैं तो बोलता हूँ हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को राइट गोल सेटिंग में हेल्प करनी चाहिए। जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, और उसको विजिलाइन का पावर सिखा देना है प्रैक्टिस करवा के। उसको कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो जीवन में आगे बढ़ेगा। ये सबको मैं सिखाता हूँ ऐसा। राइट, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन और इतने इजी टर्म्स में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर लेंगे अपने गोल्स के साथ, राइट डायरेक्शन को सेट राइट करने के लिए डायरेक्शन को। कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो अभी आप बात कर रहे थे कि ये प्रोग्रामिंग का ही एक तरीका आप शायद बता रहे थे कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस करके कुछ होता है, तो वो एग्जैक्टली क्या चीज़ है? ट्रांजेक्शनल एनालिसिस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जी। जिसके लिए मैंने पहली किताब पढ़ी थी आई एम ओके यू आर ओके। Okay. दूसरी पढ़ी थी बॉर्न टू विन। तीसरी पढ़ी थी स्टेइंग ओके। चौथी थी व्हाट यू से आफ्टर यू से हेलो। पांचवी मैंने पढ़ी थी डोंट गेम्स पीपल प्ले। ये एरिक बर्न्स नाम के एक साइकोलॉजिस्ट है, वो लोग कैसे सक्सेसफुल होते हैं उसका, नहीं वो तो एनएलपी में हुआ था। हाँ, वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे और साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने सोचा कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, उसमें से उसने ये सब्जेक्ट निकाला जिसका नाम है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। आपका एक एक्सपीरियंस पूछता हूँ मैं आपको पूछूं कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो आप जिसके बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ तो लोग होंगे ना। हाँ बिल्कुल। अब मैं ये पूछूं कि क्या आपने बदलने की कोशिश की उनको? जवाब क्या होगा? हाँ, हाँ। कोशिश की। मैं पूछूंगा क्या कोशिश की, तो आप बोलेंगे समझाया, मनाया, धमकाया, 2 दिन बात नहीं किया, सब कुछ किया, साम दाम दिन दब किया। फिर मैं पूछूंगा कि क्या रिजल्ट मिला, क्या वो बदले? नहीं बदले। क्यों नहीं बदले? तो आपके पास रीजन होंगे उसके कि ये नहीं, मेरा समझाने का तरीका गलत था, उसको समझना, उसको बदलना नहीं था, उसका ईगो था, सब कुछ आप बोलोगे। ठीक है। अब मैं दूसरा सवाल पूछूं कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जिनको आपका बिहेवियर पसंद नहीं है। बिल्कुल।
उन्होंने भी आपको बदलने की कोशिश की होगी। हाँ। क्या कोशिश की होगी? वही जो आपने किया था। हम्म। क्या उनको रिजल्ट मिला? उनको भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सेम जवाब। मानव जात को सबसे ज्यादा सताने वाला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग बदलते क्यों नहीं है। हम्म। अच्छा, आपने कभी अपने आप को बदलने की कोशिश की होगी हाँ। और फिर भी फेल हो गए। फॉर एग्जाम्पल, आपका गुस्से वाला नेचर है, हम्म। हम्म, या उतावला नेचर है, कोई भी चीज़ जल्दी करो, बहुत बदलने की कोशिश की होगी, नहीं किया होगा, नहीं रिजल्ट मिला होगा। कुछ कस्में खाई होगी, बोलते हैं ना न्यू ईयर रिजोल्यूशन, जिम जाऊंगी, मॉर्निंग वॉक करूंगी, बॉडी को फिटनेस बनाऊंगी। वो रिजोल्यूशन 1 महीना मुश्किल से चलता है। मैं जिम में जाता हूँ ना, मेरे काफ़ी दोस्त है जो जिम चलाते हैं अहमदाबाद में। वो बोलते हैं अड़िया साहब, आपसे हम पैसा नहीं कमाते हैं, हम ऐसे लोगों से कमाते हैं जो पूरे साल की फीस भरते हैं और 8 दिन के बाद पूरा साल दिखते ही नहीं है। वो मेन हमारी कमाई है। आप तो पूरा वसूल करते हैं। क्यों? तो उसका रिजोल्यूशन टूट गया, यानी खुद का बिहेवियर चेंज करने का था, नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पीपल क्यों अपने बिहेवियर चेंज नहीं करते हैं। और जिसका विज्ञान है ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ओके। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? दो इंसानों के बीच में जो भी व्यवहार होता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है, वर्बल और नॉन वर्बल, उसका जो बेसिक यूनिट है वो ट्रांजैक्शन है। ठीक है? मैं मान लो पूछूं, आपसे कहूँ गुड मॉर्निंग, तो मैंने आपको गुड मॉर्निंग नाम का एक सेंटेंस बोल के आपको स्टिमुलस दिया। आपने मुझे जवाब दिया गुड मॉर्निंग। फिर मैं पूछूंगा हाउ आर यू, तो आप बोलेंगे आई एम फाइन थैंक यू। फिर आप पूछेंगे हाउ आर यू, मैं बोलूँगा थैंक यू फाइन, आई एम फाइन। तो हमारे बीच में ये कम्युनिकेशन होता है। तो एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं। गुड मॉर्निंग एक ट्रांजैक्शन, हाउ आर यू स्टिमुलस रिस्पॉन्स दूसरा टाइम। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट इज अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन को आप एनालाइज करके आप सामने वाले को पर्सनालिटी चेक कर सकते हो, खुद की पर्सनालिटी चेक कर सकते हो, और खुद का कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव कर सकते हो जस्ट बाय एनालाइजिंग योर ट्रांजैक्शन विद अदर्स। ओके। ट्रांजैक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, यानी आप जब किसी को स्टिमुलस देते हो और तो जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होता है वो मिलता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। मैं आपको गुड मॉर्निंग से स्टिमुलस देता हूँ, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, आप मुझे गुड मॉर्निंग से रिस्पॉन्ड दें, और आपने दिया तो वो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन हुआ। इसके बदले आपने ऐसा बोला व्हाट इज गुड अबाउट दिस मॉर्निंग, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन नहीं है, वो क्रॉस ट्रांजैक्शन है। क्रॉस ट्रांजैक्शन। अच्छा, मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला और आपने ऐसा जवाब दिया, तो मैं नेक्स्ट स्टिमुलस दूंगा? नहीं दूंगा, हमारा कम्युनिकेशन वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन जहाँ भी ब्रेक होता है उसका कारण होता है क्रॉस ट्रांजैक्शन। आप बोलेंगे क्रॉस ट्रांजैक्शन होता है, बहुत होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में तो बहुत ही होता है, बहुत होता है। आप देखना, मान लो एग्जांपल के तौर पे, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ और मेरी वाइफ को कहता हूँ डार्लिंग टुडे आई विल कम लेट, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, या कारण पूछेगी या बोलेगी ओके, उसके बदले ये बोलेगी तुम वैसे भी कहाँ जल्दी आते हो, आज लेट आने का कह के जा रहे हो। वो मैंने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्रॉस ट्रांजैक्शन हुआ। तो इसको कहते हैं क्रॉस ट्रांजैक्शन। तो क्रॉस ट्रांजैक्शन की अगर आपकी आदत है तो आपके सबके साथ रिलेशनशिप अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी? बुरे रहेंगे। बुरे रहेगी, कम्युनिकेशन टूटता जाएगा, राइट। संबंध बिगड़ते जाएंगे। और फिर भी हम ये छोड़ते नहीं है। आप देखोगे जो क्रॉस ट्रांजैक्शन वाले लोग रहेंगे जिंदगी भर क्रॉस ट्रांजैक्शन ही करते रहेंगे, अनलेस क्या वो चाहे अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहे। तीसरा होता है अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। अल्टीरियर ट्रांजैक्शन यानी कहते कुछ है और कहने का मतलब कुछ और निकलता है, ताने मारना कहते हैं ना, गोइंग टू लंदन टू लुकिंग एट टोक्यो, ऐसा है। ये भी होता है, सास अपनी बहू को कह रही है कि हमारे बाजू में वो गुप्ता जी है ना, उनके बेटे की शादी हुई ना, उनकी वाइफ दहेज में 100 तोला सोना लेके आई, एक फ्लैट और एक मर्सिडीज मिली। तो क्या लगता है वो उससे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन कर रही है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रही है, या कहने के पीछे उसका कुछ मीनिंग है? मीनिंग है राइट कि तेरा बाप भिखारी है, और तुझे 10 तोला दे के भेज दिया यहाँ पे, है ताने मारना है। दिस इज कॉल्ड अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। अल्ट्रिया अल्टीरियर, अल्टीरियर, ओके। ULTERIOR, ओके। अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। क्या आपके साथ कोई अल्टीरियर ट्रांजैक्शन करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा ना, और फिर भी लोग करते हैं।
आप कहीं भी जाओगे जहाँ लोग मिलते रहते हैं, वहाँ कभी उनकी बातें सुनना, तीनों टाइप के ट्रांजेक्शन आपको दिखेंगे। और बाहर नहीं जाते और नहीं दिखता है तो एकता कपूर की कोई भी सीरियल देख लो, उसमें तीनों टाइप के ट्रांजेक्शन आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये तीनों टाइप के ट्रांजेक्शन लोग करते हैं। तो हमें अगर लोगों के साथ अच्छा रखना है तो हमें कौन सा ट्रांजेक्शन करना चाहिए? ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, नो क्रॉस ट्रांजेक्शन, नो ट्रेड ट्रांजेक्शन। समझ गया? अब ट्रांजेक्शन को एक और तरह से एनालाइज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक ट्रांजेक्शन। स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन यानी मैसेज इज वेरी क्लियर, आंखों में आंखें डाल के नॉर्मल टोन में बोल दो ये होने वाला है ऐसा, या धीरे धीरे बोलो लगता है ऐसा होगा, देख इधर रहे वो इधर बैठे है। वीक ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 7 डेज के लिए नॉर्थ में आया हूँ, 8वें दिन जाऊँगा। अब मेरी वाइफ मेरी इंतज़ार करके बोर हो गई है, तो वो मुझे बोल रही है आज 7 दिन से आप नहीं थे, मैं तो अकेली बोर हो गई, यहाँ एक अच्छी फिल्म लगी है, सब लोग देखने को गए, मैं तो देखने भी नहीं गई। गोल गोल बातें घुमा रही है। वो कहना ये चाहती है कि अब तुम आए हो तो मुझे कहीं एंटरटेनमेंट करवाओ, कहीं फिल्म में लेके जाओ, कहीं घूमने को जाते हैं वो, मगर वो क्या कर रही है? वीक ट्रांजेक्शन कर रही है। समझे ना? तो मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, सबका अपना अपना जीवन होता है, उसमें क्या हमें देखना है। तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आया, इसने वीक ट्रांजेक्शन किया मेरे साथ। उसके बदले ये बोले कि देखो 7 दिन के बाद आए हो, एक नई फिल्म लगी है जिसकी मैंने 2 टिकट मंगवाई है, आप चलोगे मेरे साथ या और किसी के साथ जाओ? मैं ना बोल सकता हूँ। ट्रांजेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यही करना है मुझे, दैट्स ऑल। आप 7 दिन मुझे अकेले छोड़ के गए, नाउ यू हैव टू डू दिस। तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन। कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। तो हमें कौन से ट्रांजेक्शन करना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंड स्ट्रॉन्ग। राइट। तीसरा तरीका होता है उसको एनालाइज करने का, होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, लेट आने का है, मेरी वाइफ भी है, मेरी डॉटर भी है। मैं मेरी वाइफ को कहने के बदले डॉटर को कहता हूँ मम्मी को कह देना मैं आज लेट आऊँगा, ये समझ के कि वो सुन रही है किचन में या कहीं भी है वो। मगर ये मेरी वाइफ को सीधा कह सकता हूँ मैं आज लेट आऊँगा। कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? डायरेक्ट। तो अगर हमें कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट बनना है तो हमारे कौन से ट्रांजेक्शन होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इसके अलावा कुछ भी करोगे ना तो यू कैन नॉट गेट द रिजल्ट। बट ये ट्रांजेक्शन करने का एक पैटर्न हमारे अंदर बन जाता है, वही टाइप के ट्रांजेक्शन हम जिंदगी भर करते रहते हैं। विलन विलन का रोल करता रहता है, हीरो हीरो का रोल करता रहता है। तो दिस इज वन कंपोनेंट ऑफ ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। दूसरा कंपोनेंट है उसका स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी वो मेडिकल स्ट्रोक नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ स्ट्रोक आया, ये नहीं। हम इस दुनिया में आते हैं ना तो 2 भूख के साथ आते हैं, एक पेट की भूख और एक प्रशंसा की भूख, एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन। कोई मुझे पहचाने, मुझे मेरी तारीफ करे, मुझे पहचाने, ये एक बहुत बड़ी भूख है। आपको मालूम है कि फूड इंडस्ट्री से ज़्यादा पैसा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कमाती है, फैशन इंडस्ट्री कमाती है। लोग जितना पेट भरने में पैसा खर्च करते हैं ना, उससे ज़्यादा कपड़ा कॉस्मेटिक में खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि खाने में तो पेट भर जाता है, मगर ये जो हमें स्टॉक चाहिए ना, वो तो अच्छा दिखने से, अच्छा बोलने से, अच्छा काम करने से होता है। और ये बहुत बड़ी भूख है, इसलिए लोग लाखों रुपया इसके ऊपर खर्च करते हैं। मुकेश अंबानी ने इतना बड़ा घर बनाया, 5,000 करोड़ का एंटर लिया, अभी उसमें रहते तो नहीं है, इतनी जरूरत भी नहीं थी। क्यों बनाया? दुनिया का सबसे महंगा घर की एक तारीफ मिले कि दुनिया का सबसे कॉस्टली घर में मैं रहता हूँ, 600 रूम का, टू गेट दिस स्ट्रोक। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सब लोग क्यों करते हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुछ पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, लोग तारीफ करेंगे, वाह तुमने गिनीज बुक में नाम लिखवा है, स्ट्रोक मिलता है। तो ये हमारी जन्मजात भूख है, सबको भूख है। कुत्ते को भी, आपके घर में पेट होगा तो उसको हाथ घुमाओगे, यार गुड डॉग ऐसा बोलोगे तो खुश होकर आपके आजू बाजू लटार मारेगा, डांट दिया तो भाग जाएगा। जानवर को भी स्ट्रोक की जरूरत होती है। तो ये हमारी इनबॉर्न हंगर है, ये हमें स्ट्रोक देने की जो हंगर है उसको पहचाननी है, तो हम लोगों के दिलों पे राज कर सकते हैं। बिकम ए होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, स्ट्रोक भी 2 टाइप के होते हैं। एक्चुअली स्ट्रोक इज एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन। मैं आपको एक अच्छे पॉडकास्ट इंटरव्यूअर के लिए भी पहचान सकता हूँ या लाउजी भी कह सकता हूँ, बट मैंने पहचाना तो सही कि यू आर ए गुड पॉडकास्टर या बैड पॉडकास्टर। तो स्ट्रोक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो कौन सा स्ट्रोक अच्छा है? पॉजिटिव एंड मैं आपको कहूँगा बहुत सुंदर हो तो पॉजिटिव स्ट्रोक में बोला यार आपको मैचिंग बिचिंग ठीक नहीं है, आपको किसने ये सिखाया? मैंने आपको नोटिस किया, आपको रिकॉग्नाइज किया, बट मैंने नेगेटिवली किया तो वो नेगेटिव स्ट्रोक हुआ। कौन सा अच्छा लगेगा लोगों को? पॉजिटिव स्ट्रोक। अच्छा मैं स्ट्रोक दूँ ही नहीं, आपकी ब्यूटी की तारीफ नहीं करूँ, आपकी इंटेलिजेंस की तारीफ नहीं करूँ, तो आपको कैसा लगेगा? मैं नो स्ट्रोक सिचुएशन लेके आऊँगा, भूखा रखूँगा, और आदमी भूखा नहीं रह सकता है। स्ट्रोक से भी भूखा नहीं रह सकता, जैसे पेट से भूखा नहीं रह सकता ना, स्ट्रोक पाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। मैं नायग्रा फॉल गया था तो कनाडा की साइड पे 2 बड़े टावर बिल्डिंग है, एक ओबेरॉय टावर है, एक दूसरा कोई है, शेराटन टावर है और एक दूसरा है। वहाँ एक आदमी ने रस्सी बांध के उसके ऊपर से चल रहा था, 100 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर ऐसा क्रॉस कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? क्या मिल रहा था उसको? स्ट्रोक। 50 से ज्यादा टीवी चैनल वाले उनका शूटिंग कर रहे थे, लाइव दिखा रहे थे। स्ट्रोक के लिए लोग जान को जोखिम में डाल सकते हैं। गिरता तो क्या हालत होती थी। एक स्पाइडरमैन करके आदमी है, पता है आपको? वो जितने भी टावर दुनिया के ना सब बाहर से चढ़ गया है, जितने भी टावर हैं, बुर्ज खलीफा से लेके सीएन टावर, वहां पे सीएन टावर टोरंटो के अंदर उसका म्यूजियम है। अच्छा। ये स्पाइडरमैन गूगल कर लेना, आदमी है। अच्छा। हाँ, वो बाहर से कैसे भी करके टावर ऊपर ऊपर तक चला जाता है। सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं। स्पाइडरमैन वो क्यों करता है? कभी गिर गया तो मर जाएगा जान से, स्ट्रोक के लिए करता है। सब कुछ स्ट्रोक के लिए होता है ये सब चीजें। तो ये जो ह्यूमन हंगर है ना, वो बहुत बड़ी हंगर है। अगर हमने इसको पहचान लिया और ये फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है पॉजिटिव स्ट्रोक की, तो हम दुनिया पे राज कर सकते हैं। बस ये हंगर को समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी हंगर है। अच्छा, नेगेटिव स्ट्रोक एंड नो स्ट्रोक, उसमें दोनों में अच्छा कौन सा है? बेस्ट तो यही है कि पॉजिटिव स्ट्रोक दो। ये दोनों में कौन सा अच्छा है? नो स्ट्रोक। नो, मैंने कहा वो आपने समझा नहीं। आदमी भूखा नहीं रह सकता है। मान लो आप मेरे घर पे आए, बोले मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना दो। बोलूँगा यार ताज़ा खाना नहीं है, 3 दिन पहले का खाना है, खाओगे? तो क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं भूखी सो जाऊंगी। अरे कुछ भी है दो, मेरे से भूख सहन नहीं होती है। ये नो स्ट्रोक वाली सिचुएशन है ना, बहुत खतरनाक है। और ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी को नो स्ट्रोक में रखते हो ना, तो नेगेटिव स्ट्रोक लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है पॉजिटिव स्ट्रोक तो नहीं मिल सकता है। अच्छा। वो नेगेटिव स्ट्रोक लेने की कोशिश करता है। आपने एक नोटिस किया होगा, घर में जब मेहमान आते हैं तब बच्चे की शरारत बढ़ जाती है, देखा होगा, तब ज्यादा आवाज करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेहमान के सामने आप उसकी तारीफ करो, उनको स्ट्रोक दो, वो चाहते हैं, और आप अपनी बातों में रह जाते हैं, बच्चे को निगलेक्ट हो जाते हैं, नो स्ट्रोक सिचुएशन में आ जाते हैं। फिर वो आपका ध्यान खींचने के लिए वो शरारत ऐसी करेंगे कि आप उसको डांटोगे, अच्छा बच्चा नहीं है, तुझे समझ में नहीं आता, मेहमान के सामने ये कर रहा है, जा रूम में जाके सो जा। आपने उसको नेगेटिव स्ट्रोक दिया, डांट दिया। इज हैप्पी, क्योंकि भूखे मरने से तो अच्छा है नेगेटिव स्ट्रोक लो। अब यहाँ पे ह्यूमन का बिहेवियर कंट्रोल करने की चाबी है। वी ऑलवेज वर्क टू गेट दिस स्ट्रोक, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारा हर काम सिर्फ स्ट्रोक पाने के लिए होता है। मैं यहाँ इतना दूर से आके क्यों पॉडकास्ट दे रहा हूँ? लोग मुझे देखे, लोग मेरे बारे में जाने, मेरी तारीफ करे। आप क्यों कर रहे हैं? आपका लाइक बढ़े, आपके सब्सक्राइबर बढ़े। जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने आपके स्ट्रोक है, लाइक बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, इतने आपके स्ट्रोक है। इसलिए कर रहे हैं। पैसा मिलेगा कि नहीं वो सेकेंडली चीज़ है, मगर इसके लिए ही कर रहे हैं ना हम। मैं भी इतना थका हुआ, सुबह 5 बजे उठा हूँ अहमदाबाद में, और ये तीसरा पॉडकास्ट कर रहा हूँ। किस करे? स्ट्रोक के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे स्ट्रोक मिले। एवरीबडी इज वर्किंग टू गेट द स्ट्रोक। ये ह्यूमन हंगर है। अब लोगों को बिहेवियर अपने हिसाब से करना है, तो यहाँ चाबी छुपी हुई है। जब कोई इंसान अच्छा काम करे, कैच देम डूइंग राइट, एंड उसको वहीं पे स्ट्रोक दे दो। एक 1 मिनट मैनेजर करके किताब है, आपने पढ़ी है? 1 मिनट मैनेजर। वो क्या करता है? 1 मिनट गोल सेटिंग, 1 मिनट प्रेजिंग एंड 1 मिनट रेप्रीमेंट। इमीडिएटली इंस्टेंटली उसको स्ट्रोक दे देता है पॉजिटिव। ऐसा तो जो बिहेवियर चाहते हो सामने वाले इंसान में, चाहे आपका हस्बैंड हो, आपका बच्चा हो, या आपका कलीग हो, कोई भी हो, आपका एम्प्लॉय हो, तो जब वो राइट करता है तो इमीडिएटली उसको पॉजिटिव स्ट्रोक दे दो, तो वो बिहेवियर रिपीट करेगा। और मान लो आपने वो नहीं किया और सिर्फ उसने गलती किया तभी उनसे बात करते हो और उनको गलती के लिए झाड़ते हो, तो वही चीज़ वो रिपीट करेगा
क्योंकि भूखे मरने से तो अच्छा है नेगेटिव स्ट्रोक था, बॉस ने मुझे पहचाना तो सही, मुझे 2 गालियाँ दिया, मुझे मेमो दिया, सब कुछ किया, बट मेरा एग्जिस्टेंस तो यहाँ कंपनी में हूँ, उनको पता चला, समझे ना? तो नेगेटिव काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर नेगेटिव स्ट्रोक दो तो वो और ज़्यादा एफर्ट करते हैं कि नहीं पॉजिटिव नहीं स्ट्रोक नहीं, मिलेगा? नेगेटिव स्ट्रोक वो वही गलती करेगा जिसके ऊपर उसको नेगेटिव स्ट्रोक मिला है, क्योंकि जी। उसकी एक हंगर सेटिस्फाई होती है स्ट्रोक की हंगर, चाहे नेगेटिव हो। ताज़ा खाना नहीं मिले तो चाहिए, बासी खाने से चला लो, भूख सहन नहीं होती है, मतलब तभी वो बच्चों को जितना डांटोगे वो और शरारत। और शरारत करेंगे। इससे राइट। अच्छा है कि जब कुछ शरारत करे तब कुछ मत बोलो, जब कोई अच्छा बिहेवियर करे जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो, वो टाइम पे उनको इमीडिएटली स्ट्रोक दिया करो। धीरे धीरे वो समझ जाएंगे कि ये बिहेवियर में मुझे पॉजिटिव स्ट्रोक मिलता है, ये बिहेवियर में नेगेटिव स्ट्रोक मिलता है। नेचुरली उनकी लाइकिंग तो पॉजिटिव स्ट्रोक की होगी, तो वो वही बिहेवियर रिपीट करेंगे जो आप चाहते हो। तो ह्यूमन बिहेवियर की चाबी इसके अंदर है, गिव द पॉजिटिव स्ट्रोक। एक फिल्म आई थी प्रिंस इन द फ्रॉक करके, ये वॉल्ट डिज्नी की फिल्म है। उसके अंदर कहानी ऐसी है कि एक राजा है, उसके घर में एक राजकुमार है, और राजकुमार को किसी का श्राप लगता है, कर्स लगता है, और वो फ्रॉक बन जाता है, मेढक बन जाता है, और अचानक गायब हो गया। राजकुमार सब ढूंढ रही है, कहाँ गया कहाँ गया। वो तो महल में था, उनके सामने था, मगर वो मेढक बन गया था, कोई पहचान नहीं रहा था कि ये यही हमारा राजकुमार है। ये कर्ज के साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई थी कि कोई इसको उठा के किस करेगा ना तो ये फिर से राजकुमार बन जाएगा, और ये कंडीशन सिर्फ फ्रॉक को मालूम थी, और वो बोल नहीं सकता था, सिर्फ एक्सप्रेस कर सकता था, बोल नहीं सकता था। तो हमेशा सब निकले उसके सामने, देख के एक्सप्रेस कर रहा था, यार मुझे पहचानो, मुझे उठा के किस करो, मैं फिर से राजकुमार बन जाऊंगा। मगर कोई मेढक को बिना कारण का थोड़ा किस करेगा, हाथ भी लगाने का पसंद नहीं करेंगे, टच में भी वो अच्छा नहीं रहता है। तो किसी ने नहीं किया, वो जिंदगी भर मेढक रहा। तो ये कहानी हमारे घर में लागू होती है, हर घर में एक राजकुमार या राजकुमारी होती है, आपके घर में भी 2 राजकुमारी है। आप उसको अगर पॉजिटिव स्ट्रोक दोगे तो वो राजकुमारी के रूप में और निखरेगी, और नेगेटिव स्ट्रोक दोगे तो फ्रॉक भी बन सकती है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को फ्रॉक के रूप में देखते हैं, हमेशा डांटते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो फ्रॉक ही रहते हैं, कभी वो राजकुमारी या राजकुमार बनते ही नहीं है। तो इसमें पेरेंटिंग का सीक्रेट है कि अपने बच्चे को राजकुमार या राजकुमारी बनाना है, सुपर चाइल्ड बनाना है, तो गिव देम स्ट्रोक, अननेसेसरी नहीं। जहाँ अच्छा किया है वहाँ पे गलत तारीफ नहीं करनी है, जो तारीफ करने का लायक जो भी काम किया है उसके ऊपर आप उनको स्ट्रोक दो, आप उसको सुपर चाइल्ड बना सकते हो। पेरेंट को सिर्फ इतना ही करना है। मैंने देखा है पेरेंट ये तो करते नहीं है, सुबह से शाम तक नेगिंग नेगिंग, बस तूने क्या नहीं किया वही लिस्ट बना के दिखाते हैं, और बच्चे के अंदर ऐसी हालत होती है, डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। मेरे पास कितने काउंसलिंग कैसे केस आते हैं, बच्चे मेरे पास आके रोते हैं कि हमें मर जाना है, घर छोड़ के जाना है, पेरेंट्स हमें नेगिंग ही करते रहते हैं। इतने तक बोलते हैं तुम पैदा क्यों हुआ मेरे घर में, ऐसा इतने तक बोल देते, हमने गलती किया तो पैदा करके। अब वो बच्चा टीनेज में सुनेगा ये सेंटेंस तो क्या होगा, इतना बड़ा नेगेटिव स्ट्रोक देते हैं, समझे ना? राइट। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा कि जो नौकर के भरोसे पे जो छोड़ के जाते हैं बच्चे को, अब ये तो पढ़े लिखे नहीं है, और ट्रांजेक्शन एनालिसिस तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं है, तो बच्चे के साथ क्या बिहेवियर करेंगे, वही नेगेटिव वाला गुस्सा करना, डांटना, ये करना, तो उनकी नेगेटिव स्ट्रोक की आदत बन जाएगी, तो बहुत डेंजरस चीज़ होती है ये चीज़ें। तो हमें ये देखना है कि हमें हमारे बच्चे को अगर राजकुमार या राजकुमारी बनाना है तो बी ए होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टॉक, अपना कुछ नहीं जाता है, बट लोग आपको चाहने लगेंगे पॉजिटिव स्टॉक देने से। तो ये जैसे आप बात कर रहे थे ना कि बच्चों के साथ पेरेंट्स ये कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है कि अक्सर यही कंप्लेन होती है वाइफ को हस्बैंड से होती है, आप टाइम नहीं देते हो, आप घुमाने नहीं लेकर जाते हो, आप बात नहीं करते हो, और हस्बैंड को वाइफ से कंप्लेंट्स रह रही होती हैं कि तुम ऐसे नहीं करती हो, तुम ऐसे बोलती रहती हो। तो ये दोनों एक यहाँ पर दूसरे को भी। नेगेटिव स्ट्रोक देते हैं, तो ओके। फिर रिलेशन, इसलिए तो डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। 45% डाइवोर्स रेट इंडिया में हो गया है, और इंग्लैंड के गुजरातियों में तो 90% है। मैं तो इंग्लैंड में बहुत बार जाके प्रोग्राम किया, गुजराती लोगों को मिला। मैं हेरो ऑन दी हिल करके एक बहुत पॉश एरिया है वहाँ का, तो वहाँ एक सरदार जी के घर डिनर के लिए गया था। बहुत बड़ा बंगलो था, बहुत ये था, बहुत बातें की मैंने, बहुत सीनियर, मेरे से सीनियर थे, बहुत दुनिया देखी थी उसने।
तो मैंने बोला, पापा जी आप कितने सुखी हो, देखो इतने बड़े घर में रहते हो, क्या आपने पुण्य किए होंगे, आप तो बहुत नसीब वाले हो, लंदन के पॉश एरिया में रहते हो। बोले बेटा ये सब कुछ ठीक है, मगर यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, हस्बैंड को वाइफ पसंद नहीं है, वाइफ को हस्बैंड पसंद नहीं है, ये घर घर की कहानी है। उसने डायलॉग मारा, मैं थोड़ा दुख समझ गया। फिर बाहर जो मुझे लेके गया था, हमारा जो कॉमन फ्रेंड था, उसको पूछा इसकी लाइफ स्टोरी क्या है। बोले इनको 3 बेटे, तीनों बेटे की वाइफ को डाइवोर्स दिया है, बाप और 3 बेटे रहते, तीनों बेटे डाइवोर्स वाले हैं। ये इंग्लैंड की कहानी कह रहा हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है, डाइवोर्स रेट बढ़ते रहे, पता ही नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के साथ कैसा रिलेशनशिप रखना है। ये रिलेशनशिप में भी टीए इसलिए काम आता है कि अगर आप ये समझ लो कि पॉजिटिव स्ट्रोक कैसे देना है, वो देते रहो, तो अब वाइफ का बिहेवियर जो पसंद नहीं है उसको आप बार बार याद कराते रहोगे, तो आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव स्ट्रोक दे रहे हो। तो नेगेटिव स्ट्रोक की आदत हो जाएगी, वही लेती रहेगी। हस्बैंड का ऐसा है तो हस्बैंड ऐसा लेता रहेगा। ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिव स्ट्रोक का इम्पोर्टेंस समझना है और वो देना है कि हमारे बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हम हैं। हम जितना नुकसान करते हैं ऐसा बाहर का कोई इंसान नहीं कर सकता है। कैसे, सुबह से शाम तक उसको टोकते ही रहते हैं, टोकते ही रहते हैं। क्या करना है कम कहते हैं, क्या नहीं करना वो ज़्यादा कहते हैं। हाँ, राइट। ये नहीं करना, वो नहीं करना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। उसकी वजह से उनका दिमाग खराब हो जाता है और इतना नुकसान होता है, डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि फादर मदर का नेगेटिव ये स्ट्रोकिंग इतने तक कि कहते हैं ना, ये जितने भी सुसाइड बच्चे करते हैं उसका अंदर से एनालाइज करो, पेरेंट्स की ही गलती होगी, बहुत कम बार की गलती होगी, मैंने देखा है। फिर मैंने उसका सॉल्यूशन लिखा है उसके अंदर कि इससे बचना है, अभी जो भी गलती हो गई, तो उनसे माफ़ी मांगो, कन्फेशन लेटर लिखो, इकरारनामा लिखो। उसका मैंने सैंपल लेटर भी दिया कि कैसे लिखना है। और नहीं लिखोगे तो क्या होगा वो भी मैंने उसमें लिखा है किताब में, कि अगर आपने ये इकरारनामा नहीं लिखा, कन्फेशन लेटर, तो आपके बच्चे का क्या भविष्य है मैं अभी से बता सकता हूँ। तो ये लोग समझते ही नहीं स्ट्रोक का इम्पोर्टेंस। तो इसलिए इतने सारे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम होते हैं। अगर सिर्फ ये स्ट्रोक का इम्पोर्टेंस समझे जाए ना, तो भी ये नहीं होगा। मेरे को 50 साल हुआ, ऐसे कोई मेजर झगड़े नहीं हुए, थोड़ा बहुत होता है। और ये फील्ड में आने के बाद तो बिल्कुल जीरो जैसे हो गए, क्योंकि मैं सीख गया कैसे किसको हैंडल करना है ये। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टीए का सब्जेक्ट है। तो जैसे आपने इसमें बताया है ना कि भी जो पेरेंट्स हैं, आपने कहा कि वो इकरारनामा कर लें, तो ताकि बच्चों को वो उस स्टेज पे पहुंचने से बचा सकें कि बिल्कुल। मेंटल हेल्थ की। अब अगर हम बात करें उन लोगों की कि जिनके साथ ऐसी वाली पेरेंटिंग हो गई, और क्योंकि आप माइंड पार्क के बारे में बात करते हैं, तो उनकी वो वाली प्रोग्रामिंग हो गई कि उनके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आ गए, उनको हमेशा नैगिंग ही मिली बचपन से, तो उनके ऊपर उस चीज़ का क्या असर होता है और वो उस चीज़ को ब्रेक कैसे करें वही फिर? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। मेरी कॉन्फिडेंस के ऊपर एक बुक है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब का लेटर भी है, अच्छा। और मेरी हर किताब में फ्रंट में मेरा ही फोटो रहता है। एक ही किताब ऐसी है जिसमें मेरा फोटो बैक पे है, फ्रंट पे नरेंद्र मोदी का फोटो है। अच्छा। तो उनका विश लेटर है, क्योंकि उसका मैंने सुना था कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग बहादुर बने, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बने, तो उनका ही सेंटेंस मैंने लिखा है। तो मैं बहुत सारे ऑडियंस में प्रोग्राम करता हूँ, पुलिस ऑफिसर, जजेस, आईएएस ऑफिसर, कॉलेज के प्रिंसिपल, स्टूडेंट, बिजनेसमैन। तो मैं यूजुअली ऐसे सर्वे करता हूँ कि हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को दिल से लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। एवरेज 90% लोग हाथ ऊपर करते हैं। एवरेज जो आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं फिर भी हाथ ऊपर करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी करते हैं। तो कॉन्फिडेंस की कमी कहाँ से आई? कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस हमारी परवरिश से आता है। हमारी जैसे परवरिश हुई ना उससे आता है। बचपन से हमने यही सुना यू आर गुड फॉर नथिंग, तो हमारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। और ज़्यादातर हम नेगेटिव स्ट्रोक देकर उनको यही महसूस करवाते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, तो उसमें कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? बाद में एमबीए की डिग्री भी ले लेगा ना आईक्यू की वजह से, फिर भी वो मुकेश अंबानी की नौकरी करेगा, वो अब मुकेश अंबानी बनने का सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैंने तो देखा है सक्सेसफुल होने के लिए दो चीज़ करनी पड़ती है। एक तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लो, राइट टाइम पे राइट एक्शन लो, और ये दोनों के लिए आपको अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। धीरू भाई अंबानी कॉलेज भी पढ़े नहीं थे, फिर भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्यों बनाई? उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। नरेंद्र मोदी भी कितना पढ़ा है किसी को मालूम नहीं है, मुझे पता है वो बीए हुए उसके कॉलेज में मैं प्रोग्राम भी किया है, साहलम में एक स्वामीनारायण आर्ट कॉलेज है, वहाँ पढ़े थे वो। मगर एक बीए वाला इंसान वो देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाया।
उसकी जितनी भी क्वालिटी है उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी है? उनका कॉन्फिडेंस। राइट। किसी के बाप से डरता नहीं, उसने जो सोचा वो सब करके दिखाया और कर रहा है। हम्म। वक्फ बोर्ड को भी पास करवाएगा, 370 भी हटाया, वन नेशन वन इलेक्शन भी करवाएगा, वन नेशन वन लॉ भी करवाएगा और ये इसको सजा भी देगा। सब कुछ वो कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि आपके बच्चे को और कुछ दो या नहीं दो, इसको कॉन्फिडेंस दो। कॉन्फिडेंस दोगे तो धीरू भाई अंबानी बनेगा, अमिताभ बच्चन बनेगा, नहीं तो नोबडी बनेगा ऐसा। और जिनको नहीं मिला वो कैसे? हाँ, नहीं मिला तो उसके लिए अभी साइकोलॉजी की बहुत सारी एक्सरसाइज है। आई वॉज लाइक दैट ओनली। अभी आगे का सब्जेक्ट में मैं बताता हूँ इसका जी। सॉल्यूशन क्या है। तो ये हुआ स्ट्रोक। उसमें तीसरी चीज होती है लाइफ पोजीशन। लाइफ पोजीशन मतलब हमारी बिलीफ हमारे बारे में और दूसरों के बारे में। देखिए, हम पैदा होके 6 साल की उम्र तक हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से हम दो बड़े डिसीजन ले लेते हैं। अनकॉन्शियस डिसीजन, कॉन्शियसली नहीं लिया होता है। एक होता है कि आई एम गुड और बैड, और दूसरा पीपल आर गुड और बैड। तो इसको टीए के लैंग्वेज में वेदर आई एम ओके और आई एम नॉट ओके। दूसरा होता है लोग को अच्छे है कि बुरे है, पीपल आर गुड और नॉट गुड। यू, पीपल के बारे में उन्होंने यू यूज किया, यू आर ओके और यू आर नॉट ओके। ये डिसीजन हम 6 साल की उम्र में ले लेते हैं। ये दोनों डिसीजन का 4 कॉम्बिनेशन बनता है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बिलीफ, ये डिसीजन, इसको कहते हैं लाइफ पोजीशन। अब देखो इसके 4 कॉम्बिनेशन क्या बनता है। आई एम ओके, यू आर ओके। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। आई एम नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके। 4 कॉम्बिनेशन बना। ये कॉम्बिनेशन हमारे 6 साल में बन जाते हैं, जिसको लाइफ पोजीशन कहते हैं, और वो परमानेंट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा बिहेवियर वो लाइफ पोजीशन के हिसाब से होता है। ये कैसे बनता है? बचपन में हमारे साथ जो बिहेवियर किया गया उससे बनता है। बचपन से हमें कोई पॉजिटिव स्ट्रोक नहीं दिया, ऑलवेज नेगेटिव स्ट्रोक दिया गया, निग्लेक्ट किया गया, तो आई एम नॉट ओके स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आई एम नॉट ओके यू आर ओके कैसे बनता है? जब पेरेंट्स उनकी कंपैरिजन दूसरे बड़े लोगों के साथ या खुद के साथ करते थे तब होता है। फादर बच्चे को बोलेगा तेरी उम्र में मैं ये करता था, मैं क्लास में फर्स्ट आया करता था, तो उसका आई एम नॉट ओके यू आर ओके बन जाता है, लाइफ पोजीशन बन जाता है। आई एम नॉट ओके, आई एम ओके यू आर नॉट ओके कैसे बन जाता है? जब उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनको पनिशमेंट किया जाता है तब बनता है। तब धीरे धीरे बच्चा समझता है मैं गलती नहीं करता हूँ फिर भी मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों डांटते हैं, मुझे क्यों पनिश करते हैं। खुद तुम करते नहीं है, खुद पढ़ने बैठते नहीं है, मुझे बोलते हैं पढ़ा कर। खुद फोन छोड़ते नहीं और मुझे बोलते हैं फोन मत देखा कर, सोशल मीडिया। तो फिर होता है कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम, मैं तो ओके हूँ। तो लाइफ पोजीशन बनती है आई एम ओके यू आर नॉट ओके। कुछ लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि उनके ऊपर जुल्म होते हैं बहुत, खुद की गलती भी होती है। नहीं, कोई लड़की है मान लो, लो कॉन्फिडेंस वाली है, उनको घर से प्यार नहीं मिला, कोई बदमाश के साथ प्यार हो जाता है, झूठा प्यार दिखाते हैं, तो घर में स्ट्रोक नहीं मिलता, बाहर लड़के उनको स्ट्रोक देते हैं, शादी हो जाती है, फिर उसको एक्सप्लॉइट करने लगता है, उसको मारने लगता है, उसको रेप करता है, मार भी देता है। तो फिर उसका ये बन जाता है कि आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। तो ये तीसरी पोजीशन, आई एम ओके यू आर ओके, जिसको प्योर लविंग एटमॉस्फेयर मिला है, जिनको हमेशा पॉजिटिव स्ट्रोक मिला है, जिनको हमेशा न्याय मिला है, कभी इंजस्टिस नहीं हुआ है। आपकी 2 बेटी है, उसमें भी राइवलरी होती होगी, इसको ऐसा दिया मुझे नहीं दिया, राइवलरी होती है। तो आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ बायस लोग रहते हैं। एक बच्चा इंटेलिजेंट है, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी नहीं करेंगे, या उनके साथ कंपेयर करेंगे। बेटा बेटी में भी कई लोग बेटा बेटी में भी होता है, बेटियों में भी होता है। तो ऐसा नहीं करना है, जस्टिस दोनों के लिए समान सब कुछ। तो क्या होता है कि वो आई एम ओके यू आर ओके बनता है। आपने पॉजिटिव स्ट्रोक दिया, उसको प्योर जस्टिस के साथ बड़ा किया, नो डिफरेंस, तो वो आई एम ओके यू आर ओके होते हैं। तो 4 लाइफ पोजीशन हुई। आई एम ओके यू आर ओके इज ए हैप्पी पोजीशन। आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके इज ए फ्यूटाइल पोजीशन। वो तो आतंकवादी है जो पहलगाम ने किया ना, वो आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके वाला है। खुद के भी जान ले लेते हैं, दूसरे की भी जान ले लेते हैं। आई एम नॉट ओके यू आर ओके, वो हमेशा लो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, लो सेल्फ एस्टीम रहता है, जिंदगी भर दूसरे की नौकरी करते हैं और मर जाते हैं।
ये जितने भी ज़्यादा नौकरी करने वाले लोग हैं ना, ज़्यादातर वही होते हैं, आई एम नॉट ओके यार, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं कि बाहर जाके मैं खुद कमाऊंगा कि नहीं। मैं जब पैदा हुआ यानी बच्चा था, तब मेरा लाइफ पोजीशन था आई एम नॉट ओके यू आर ओके। मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से था, मेरे लाइफ में कोई गोल नहीं था। गोल रख कर क्या फ़ायदा, मैं कुछ अचीव तो कर नहीं सकता हूँ, तो मैं गोल ही नहीं रखता था, गलियों में घुमा करता था एमलेसली, ऐसा था मेरा। उसके बाद तो मैं हमेशा डरा रहता था, कोई नए लोगों से बात नहीं करता था। घर में मेहमान आते थे तो मैं छुप जाता था या बाहर चला जाता था कि मेहमान से क्या बात करूंगा, मेरे में हिम्मत ही नहीं है। रास्ते में कोई पहचान वाला मिल गया तो मैं गली बदल लेता था, ऐसी मेरी हालत थी। धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी आने लगी कि उल्टा हो गया, आई एम ओके यू आर नॉट ओके हो गया मेरा लाइफ पोजीशन। ये डायनेमिक होती है, चेंज होती रहती है। फिर मैं एग्रेसिव बन गया, मारामारी करता था, किसी ने कुछ बोला तो कॉलर पकड़ के मारता था। मैं फाइनल एमबीबीएस में इंटर्नशिप में मैंने मारामारी की है, बड़ी हॉकी और पाइप से, सामने वाले को हॉस्पिटलाइज किया था। वो जाट था हरियाणा का, ऐसा था। नहीं, पांडे करके था, बनारस से। अभी बनारस यूनिवर्सिटी में एक जगह वो डीन है वो, बनारस में, तो उसको हमने मारा था। ऐसा एक सीपी करके था, हाँ वो जाट था, उसको हमने मारा था। तो देखो एमबीबीएस करने के बाद भी मेरा वो आई एम ओके यू आर नॉट ओके वाला चलता था। फिर जब ये टीएस सीखा, जीवन के बारे में सीखा, फिर मैंने मेरी लाइफ पोजीशन चेंज की और आई एम ओके यूर ओके पे आया। यानी ये डायनेमिक होती है, परमानेंट नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है, ये आप बदल सकते हैं। इसके लिए टीए का ज्ञान चाहिए, क्या हमारी लाइफ पोजीशन को कैसे बदलना है, ऐसा है। अब सवाल ये है कि कौन सी लाइफ पोजीशन अच्छी है, आई एम ओके यूर ओके, यस। मगर हमेशा आई एम ओके यूर ओके। अच्छा, ये हमारी लाइफ पे कैसे इफेक्ट करता है, ये हमारे थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। जो इंसान का थिंकिंग, जो लाइफ पोजीशन है आई एम ओके यार ओके, वो हमेशा विन विन थिंकिंग करेगा, मैं भी जीतूं तुम्हें भी जीताऊं। जो आई एम ओके यार नॉट ओके होगा, वो विन लूज थिंकिंग करेगा, मैं जीतूं और तुमको हराऊं। जो लूज विन होगा, वो हारने के लिए तैयार होगा, तुम जीत लो मैं हारने को तैयार हूँ, बिकॉज आई एम नॉट ओके यार ओके। और जो आई एम नॉट ओके यार नॉट ओके होगा, वो लूज लूज करेगा, मैं भी मरूं तुम्हें भी मारूं, दुनिया जाए जन्म में, या आतंकवादी। तो ये हमारे थिंकिंग को इफेक्ट करता है। तो सवाल ये है कि ये कौन सा बिहेवियर सबसे कौन सी पोजीशन सबसे अच्छी है, विन विन, आई एम ओके यू आर ओके। तो क्या हर सिचुएशन में विन विन होता है, रिजल्ट देता है? नहीं। इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही है, तो दोनों कैप्टन विन विन सोचे कि तुम भी जीतो हम भी जीतो, पॉसिबल नहीं है। स्पोर्ट्स में हमारा थिंकिंग होता है विन लूज। अच्छा, विन लूज होता है। और बिजनेस में और रिलेशनशिप में विन विन होता है। जब शादी करते हैं तो हमें ये थिंकिंग के साथ आना चाहिए कि मैं भी सुखी हूँ शादी के बाद, और सामने वाला भी पर्सन सुखी हो। यानी दोनों का अगर लाइफ पोजीशन आई एम ओके यू आर ओके है, तो ही ये पॉसिबल है। नहीं तो क्या होगा, हस्बैंड रहते हैं आई एम ओके आर नॉट ओके, तो शादी के 1 महीने के बाद ही गलतियाँ निकालना ढूंढना शुरू कर देगा। तू ये नहीं करता है, तू ये नहीं करती है, तेरे में ये नहीं है, सब कुछ होगा। सेम उल्टा भी होगा, ऐसा है। तो विन विन थिंकिंग है ना, रिलेशनशिप में अच्छा रहता है, बिजनेस में अच्छा रहता है। अब मैं पॉडकास्ट ही आपके साथ कर रहा हूँ, तो मैं विन विन सोचता हूँ कि मुझे भी बहुत सारा अननोन लोग जानेंगे, और आप भी सोचेंगे कि इसकी वजह से मेरा भी व्यूअर बढ़ेगा। तो हम अच्छी कर रहे हैं ना, दोनों का भी विन विन थिंकिंग है। तो जहाँ भी बिजनेस होता है वहाँ विन विन थिंकिंग अच्छा है। अच्छा, लड़ाई में क्या होता है, अभी पाकिस्तान के साथ वॉर होगा तो लूज लूज होगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन, रशिया इतना जायंट है, यूक्रेन छोटा बच्चा है, फिर भी 2 साल से लड़ रहे हैं, कोई अंजाम नहीं है, दोनों का नुकसान हो रहा है। लड़ाई में ऑलवेज लूज लूज होता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें लूज विन भी अच्छा थिंकिंग होता है, इमेजिन करो कि जहाँ लूज विन भी अच्छा सॉल्यूशन होता है, कौन सी सिचुएशन है? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर रिश्तों में कुछ कहते हैं ऐसा ना एग्जैक्टली, कि रिश्तों में when relationship is important than the issue, lose win is the best solution. राइट। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, आप सच हो, हस्बैंड गलत है, मगर आप चाहते हो कि मैं उसके साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करूँगी तो हमारी रिलेशनशिप बिगड़ जाएगी, एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगी। हमारी गलती नहीं है फिर भी सॉरी बोल दो, लूज विन कर लो, है, तब बच जाएगी। तो व्हेन रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट देन द इश्यू, देन लूज विन इज द बेस्ट थिंकिंग सॉल्यूशन। तो ये तो हम ये जानने के बाद ये समझते हैं, मगर जो हमारी लाइफ पोजीशन बन चुकी है वो तो सबकी बन चुकी है।
तो ये लाइफ पोजीशन नहीं बदलेंगे तब तक ये थिंकिंग भी नहीं बदलता है। एंड टीए, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को शॉर्ट में टीए कहते हैं। टीए हैज़ दैट पावर टू चेंज योर लाइफ पोजीशन। उसका अगर आपको नॉलेज है, टेक्नोलॉजी मालूम है, यू कैन चेंज योर लाइफ पोजीशन। जैसे मैंने किया, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके में से आई एम ओके, यू आर ओके पे आ गया मैं। ये है। अब देखिए, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बच्चा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला बच्चा है, आई एम नॉट ओके, उसके फादर उसको कितना भी बड़ा बिजनेस कर दे, कॉन्फिडेंस नहीं है, सही डिसीजन नहीं लेगा, बिजनेस को डुबा देगा वो, है ना। तो ट्रीटमेंट यहाँ करने की जरूरत है, उनका आई एम ओके स्ट्रॉन्ग करना है, तब उसके हाथ में बिजनेस देना है, नहीं तो उड़ा देगा सब कुछ। आईएमओ के स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? उसकी टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है सब, कि कैसे लाइफ पोजीशन को चेंज करना है। जैसे माइंड पावर की एक्सरसाइज होती है, इसकी सबकी एक्सरसाइज तो उसमें से कोई एक ग्लिम्स अगर आप देना चाहें, ये कोई एक एक्सरसाइज, अब जो जैसे सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हाँ मेरा आई एम नॉट ओके है और मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, ठीक करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात है कि आपका ये पोजीशन है, तो आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं लोगे। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे डिसीजन लेना है। पहले तो रिकॉग्नाइज करना है कि मेरा आई एम नॉट ओके स्ट्रॉन्ग है, मेरा कॉन्फिडेंस कम है। डायग्नोसिस किया, ट्रीटमेंट क्या है। आपकी बॉडी वीक हो गई है तो स्ट्रॉन्ग करनी है, तो क्या है, धीरे धीरे एक्सरसाइज करो, विटामिन खाओ, हेल्दी फूड खाओ, बनेगी। तो रोज छोटा छोटा डिसीजन लेना है खुद की मर्जी से, और मेक श्योर कि वो पूरा करो। इतना छोटा लेना है कि जो पूरा कर सकते हो, फिर थोड़ा सा बड़ा लेना है, फिर थोड़ा सा बड़ा करना है। ऐसे एक के बाद एक बड़े बड़े डिसीजन लेते जाना है। जैसे जैसे वो डिसीजन आप सक्सेसफुल होते जाओगे ना, तो आपका एमओ का स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। राइट। एक है जिनका एमओ का स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो हमेशा सबसे डरा रहेगा, इवन एनिमल से भी डरेगा, चूहे से भी डरेगा, बच्चे से भी डरेगा। तो उनको क्या करो, कॉन्फिडेंस वाली कुछ एक्सरसाइज करो। मैं क्या करता था, मैं जो एनिमल से डरता था उनके साथ खेलता था। आपने सोचा भी नहीं होगा, मैं क्रोकोडाइल को कंधे पे लेके फोटो निकाली है, पाइथन को कंधे पे लेके निकाली है, मैं लायन, जिंदा एडल्ट लायन के साथ खेला हूँ, जैसे कुत्ते के साथ खेलते हैं सर। मैंने नाइल रिवर में, जहाँ क्रोकोडाइल ज़्यादा रहती है, वहाँ रिवर राफ्टिंग का 4th ग्रेड रिवर राफ्टिंग किया है। 4th ग्रेड यानी वेरी डेंजरस, एट द एज ऑफ 60+ मैंने रिवर राफ्टिंग किया है। पर्पस वॉज कि मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। मैं स्काई जंप भी इसलिए किया कि मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाना था। डर के आगे जीत है जी, वो डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। जो चीज से डर लगता है वो करो, तो धीरे धीरे आई एम ओके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझे ना? राइट। क्योंकि जो जिसका आई एम ओके स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, एक्शन नहीं ले पाएगा। तो धीरे धीरे बढ़िया 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 डिसीजन लो और एक्शन लेते जाओ, तो धीरे धीरे वो बढ़ेगा। सभी की अलग अलग एक्सरसाइज, अब टीए पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कितना इंटरेस्टिंग और बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये हुआ लाइफ पोजीशन। राइट। अब एक चीज होती है ईगो स्टेट। हम ईगो यानी अहम, अभिमान को ईगो कहते हैं। यहाँ पे वो ईगो की बात नहीं है। ईगो यानी हमारी वो टाइम की मेंटल स्टेट, जिसको एनएलपी में जोन कहते हैं, फ्लो कहते हैं, आपको पता होगा। तो एक मन की ऐसी अवस्था जो टाइम पे हमारा कुछ टाइप के विचार चलते हैं और कुछ टाइप की इमोशन क्रिएट होती है। हमारा कोई भी बिहेवियर, एक्शन करने के पहले, थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ उसके बारे में विचार होते हैं, और वो हिसाब से इमोशन क्रिएट होती है, और वो विचार और इमोशन के बाद हम वो एक्शन लेते हैं। तो हमारे ईगो स्टेट बदलते रहते हैं, अलग अलग ईगो स्टेट होता है। टीए के हिसाब से 3 टाइप के ईगो स्टेट होते हैं। एक होता है पेरेंट ईगो स्टेट, दूसरा होता है एडल्ट ईगो स्टेट, तीसरा होता है चाइल्ड ईगो स्टेट। पेरेंट ईगो स्टेट यानी क्या, हमारे पेरेंट जैसा सोचते थे और फील करते थे और बिहेव करते थे, वैसा अगर वो अभी मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं पेरेंट ईगो स्टेट में से बिहेव कर रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट ऐसा सोचते थे, ऐसा फील करते थे और ऐसा बिहेव करते थे। हम जब बच्चे थे तब हमने जो भी स्टिमुलस आया, उसको जो रिस्पॉन्स दिया, जो हमने एंजॉयमेंट किया, वही मोमेंट अभी हम बड़े होने के बाद भी कुछ करते हैं, तो उसको कहते हैं चाइल्ड ईगो स्टेट का बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, हम छोटे थे तो पहली बारिश आती थी तो बारिश में भीगने को चले जाते हैं, सबने एक्सपीरियंस किया है, जिसके ऊपर जगजीत सिंह वो गजल भी गाता है, ये बारिश, ये दौलत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, चाहे छीन लो मुझसे मेरी जवानी। तो बचपन का सावन की याद करता है।
अब बड़े होने के बाद भी अगर हम पहली बारिश में भीगने को चले जाए, कितने बड़े ट्रेनर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ऑफिसर बन जाए, बच्चे बन के पानी में कीचड़ में खेलो, होली के दिन सब चाइल्ड ईगो स्टेट में ही रहते हैं ना, भूल जाते हो Right. क्या थे, काला मुंह करके। मैं तो अभी मॉन्ट्रियल गया था, तो वहाँ हेलोवीन चल रहा था। हेलोवीन शायद आपको पता होगा कि भूत Right. जैसा चेहरा वे करवा के बाहर घूमते हैं। तो मैं वहाँ एक मॉन्ट्रियल के होटल में बैठा था, तो हेलोवीन का फेस्टिवल था, तो एक आदमी अपना चेहरा को कलर करवा रहा था। मुझे मजा आ गया, लड़की थी कोई। मैंने पूछा ये तुम प्रोफेशनली करते? बोले हाँ। मुझे कर सकते? बोले हाँ। कितना पैसा लोगे? बोले $25। मैं बोला डन, इसका खत्म होने के बाद बुला ले। तब तक मैं बैठा रहा, मैंने पूरा मेरा चेहरा को भूत बना दिया। फेसबुक पे फोटो भी डाला है, मेरे फेसबुक पे जाके देखना हेलोवीन वाला भूत जैसा चेहरा लेके। मैं एकदम बच्चे के मूड में आ गया था, ये सोचा भी नहीं था कि और मैं फेसबुक पे भी डाला, ऐसा नहीं है, भूत जैसा चेहरा लेके। तो वो टाइम पे मैं चाइल्ड ईगो स्टेट में था, समझा ना। अच्छा, तो ये हुआ चाइल्ड ईगो स्टेट। फिर जब दो आदमी एक समझदार इंसान के जैसे बात करते हैं, बिहेव करते हैं, तो एडल्ट ईगो स्टेट में रहते हैं। सामने वाले को समझो, सुनो, समझो, सोचो और फिर रिस्पॉन्ड करो, ये एडल्ट ईगो स्टेट होता है। तो हमारा मूड यानी ईगो स्टेट चेंज होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। कभी हम पेरेंट ईगो स्टेट में से बिहेव करते हैं, कभी हम चाइल्ड ईगो स्टेट में से बिहेव करते हैं, कभी हम एडल्ट ईगो स्टेट में से बिहेव करते हैं। ये ईगो स्टेट आता कैसे है? पेरेंट ईगो स्टेट की बात करें तो हम पैदा हुए तब से बड़े हुए, उसमें पहले 5 साल हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस था ना, हमारे पेरेंट्स से आए। क्योंकि 5 साल में मैक्सिमम हम पेरेंट के एक्सपोजर में रहते हैं, स्कूल में भी नहीं जाते, थोड़ा बहुत बाहर जाते हैं, फिर भी पेरेंट्स हमारे नज़दीक रहते हैं। तो पेरेंट्स से हमने बहुत कुछ सीखा है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग के रूप में चला गया है। तो क्या क्या सीखा? हस्बैंड वाइफ को कैसे बिहेव करना चाहिए वो सीखा हमने। हमारे फादर मदर को देखा है कि एक दूसरे को कैसे बिहेव करते थे, फिर वो हमारे पेरेंट ईगो स्टेट में चला गया। शादी के बाद कभी कभी एग्जैक्टली वैसा बिहेवियर करते हैं जैसा हमने पेरेंट को देखा है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो दैट टाइम वी आर इन पेरेंट ईगो स्टेट। क्या आप अपने बच्चे को सबसे प्रीशियस गिफ्ट क्या दे सकते हो? आईफोन, फरारी कार, फॉरेन की टूर? क्या? तो सब बोलते हैं संस्कार। मैं बोला कैसे दोगे संस्कार? टोक टोक के, एडवाइस दे के? बोले हाँ। बोला नहीं, सबसे बड़ी गिफ्ट होती है जब हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ रहते हैं, उसकी जो पॉजिटिव इफेक्ट बच्चों पे आती है ना, वो सबसे प्रीशियस गिफ्ट है। और सबसे पॉइजन क्या है? जब पेरेंट झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और उस बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आती है ना, वो सबसे बड़ा पॉइजन है, जो पॉइजन कोई डिटॉक्स नहीं कर सकता, ऐसा पॉइजन है। क्योंकि वो बच्चा आई एम नॉट ओके के साथ जाएगा मार्केट में, दुनिया भर उसका यूज़ करती रहेगी, वो दुखी होके ही मरेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। इतने बड़ा हम पॉइजन देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गिफ्ट है। तो हमने पेरेंट्स से सबसे पहले सीखा कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। फिर हमने पेरेंट को दूसरे के साथ बिहेव करते हुए भी देखा। जब मोबाइल नहीं था और फादर को या मदर को कोई ऐसा फोन आता था जो अनवांटेड था, तो बच्चे को क्या बोलते हैं? फोन उठाओ और उसको बोल देना घर में नहीं है, झूठ बोलने का। तो हमने क्या सीखा कि जब अनवांटेड इंसान को दूर रखना है तो ऐसा झूठ बोल देने का, है ना। पेरेंट ने सिखाया नहीं, मगर हमने सीख लिया ऐसा। ये पेरेंटिंग को स्टेट में आता है। तीसरा, पेरेंट ने हमें एक्टिवली सिखाया कुछ डूज एंड डोंट्स, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जितना भी हमने पेरेंट से सीखा है, फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो हम बड़े होने के बाद कभी ना कभी हमारे से एक्सप्रेस होता है। दैट टाइम वी आर इन दैट पेरेंट ईगो स्टेट। अब पेरेंट ने हमारे साथ दो टाइप का बिहेवियर किया होता है, एक नर्चरिंग होता है या क्रिटिसाइजिंग होते हैं। कुछ पेरेंट बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, तो उसको क्रिटिकल पेरेंट कहते हैं। और एक होता है नर्चर करते हैं, प्यार से अच्छी तरह रखा है, फूल के जैसा संभाल के रखा है, तो उसको नर्चरिंग पेरेंट कहते हैं। तो हमारे अंदर भी पेरेंट ईगो स्टेट दो टाइप के आते हैं, एक नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट एंड एक क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट। आपको पता है हर घर में एक हिटलर होता है, हर फैमिली में। वो यही चाहता है कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही घर चले, सब मेरे हिसाब से चले, मैं किसी की आर्ग्यूमेंट नहीं सुनूंगा, सबको मेरी ही सुननी पड़ेगी। ये हिटलर कौन होता है? ये हाई पेरेंट ईगो स्टेट वाले, जो हमेशा पेरेंट ईगो स्टेट में रहता है। दूसरी बात है कि ऐसा देखा गया है कि सभी लोगों का एक ईगो स्टेट ज़्यादा डोमिनेंटली यूज होता है, उसको कहते हैं डोमिनेंट पेरेंट ईगो स्टेट यानी हाई पेरेंट ईगो स्टेट
या हाई चाइल्ड ईगो स्टेट या हाई एडल्ट ईगो स्टेट, ऐसा कहते हैं। तो ये जो हिटलर होते हैं ना, वो हाई पेरेंट ईगो स्टेट वाले रहते हैं, जो हमेशा सबको अपने थंब के नीचे दबा के रखते हैं, रूलर बनते हैं। सब डिक्टेटर ऐसे रहते हैं, हाई पेरेंट ईगो स्टेट वाले होते हैं। कुछ लोग हाई चाइल्ड ईगो स्टेट वाले होते हैं, जैसे हमारा राहुल गांधी है। उसको सीरियसनेस पता ही नहीं, पार्लियामेंट में भी कुछ भी बोल देता है, हाई चाइल्ड ईगो स्टेट में रहता है। और कुछ लोग होते हैं हाई एडल्ट ईगो स्टेट में, हमेशा दूसरे की बात सुनेंगे, ध्यान से सोचेंगे, फिर अपना रिस्पॉन्स देंगे। इसमें से हमें क्या सीखना है कि हमारा ईगो स्टेट कहाँ कैसे यूज करना है, ये सीखना चाहिए। हर जगह सेम ईगो स्टेट नहीं चलेगा। अभी मैं यहाँ बैठे बैठे आपसे बातें करते करते हाई पेरेंट ईगो स्टेट में आके आपके ऊपर गुस्सा करने लगूँ तो कैसा होगा? नहीं चलेगा ना, प्रोग्राम का फ्लॉप हो जाएगा। यहाँ हम कौन से ईगो स्टेट में बात कर रहे हैं? दोनों एडल्ट टू एडल्ट बात कर रहे हैं, हैं? हम फैमिली के साथ पिकनिक में जाते हैं तो वहाँ कौन से ईगो स्टेट में बिहेव करना चाहिए? चाइल्ड ईगो स्टेट में। जब हमारे बच्चे या हमारे एम्प्लॉयज हमारी बात सुनते नहीं है और नुकसान कर रहे हैं तो हमें कौन से ईगो स्टेट से कंट्रोल? पेरेंट ईगो स्टेट से करना चाहिए। मगर होता क्या है कि हमें ये पता ही नहीं है, तो हम कहीं भी कोई भी ईगो स्टेट यूज कर लेते हैं। जहाँ एडल्ट यूज करने की जरूरत है वहाँ पेरेंट ईगो स्टेट करते हैं या चाइल्ड ईगो स्टेट यूज कर लेते हैं, हंसी मजाक में छोड़ देते हैं। जहाँ सीरियस बातें चलती है तो लाइफ में निष्फल होते हैं। तो हमारी समझदारी इसमें है कि हम ये समझे कि ये ईगो स्टेट कौन सा रहता है, कौन सा बिहेवियर रहता है। सिचुएशन के हिसाब से नहीं होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से नहीं। हमें डिसाइड करना है कि अभी मैं इनके साथ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ शिखा के साथ, तो मैं पूरा एडल्ट ईगो स्टेट में ही रहूँगा। ये जैसे शूटिंग खत्म होगा हम हंसी मजाक की बातें शुरू कर देंगे, इमीडिएटली हमारा ईगो स्टेट चेंज हो जाएगा और हम चाइल्ड ईगो स्टेट में आ जाएंगे। बट ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, है ना? ऑटोमेटिकली नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिकली नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई ट्रिगर दब गया, ईगो स्टेट चेंज हो गया, हाई पेरेंट ईगो स्टेट में आ गए, झगड़ा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझदारी उसमें है कि हम इसमें रहे। जितने भी गुस्से वाले लोग रहते हैं ना, वो कौन से ईगो स्टेट वाले होते होंगे? हाई पेरेंट, सीधी बात है। एंड क्रिटिकल पेरेंट, नर्चरिंग पेरेंट नहीं, क्रिटिकल पेरेंट रहते हैं। अच्छा, दोनों पेरेंट ईगो स्टेट नुकसान करते हैं, फायदा भी करते हैं। जितने भी हाई अचीवर होते हैं ना, हाई पेरेंट ईगो स्टेट रहते हैं। नरेंद्र मोदी से लेके धीरू भाई अंबानी से लेके सभी को देखो, वो रिजल्ट अचीव करते हैं बट दे आर नॉट हैप्पी पर्सनली, उनको प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे। और एज ए मेडिकल डॉक्टर मैंने नोटिस किया है कि ये तीनों में से एक ईगो स्टेट वाले को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी होती है, क्रोनिक बीमारी, डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, सभी। आप मेडिकल डॉक्टर नहीं है, फिर भी आप मुझे गेस करके सही बताओगे कि कौन से ईगो स्टेट को सबसे ज़्यादा बीमारी होती होगी? हाई पेरेंट में कहा ना। और सबसे कम किसको बीमारी होती होगी? हाई चाइल्ड को। तो हमें बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया है और हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना ठीक होना है तो क्या करना है? अपने ईगो स्टेट को ट्रांसफर करना है। ऑलवेज चाइल्ड ईगो स्टेट में रहा करो तो आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। देखिए, बीमारी ठीक करने का पावर भी टीए के अंदर है, सिर्फ ये है। तो जो ये हाई पेरेंट ईगो स्टेट वाले होते हैं, उनका मतलब पेरेंटिंग ऐसी हुई होती है? पेरेंट से ही आया है ना, उनका पेरेंट ईगो स्टेट आता है पेरेंट से। उनके पेरेंट कैसे थे उसके ऊपर से आता है। अगर नर्चरिंग पेरेंट है तो नर्चरिंग आएगा। अब नर्चरिंग पेरेंट वाला भी नुकसान करेगा आपको, आपको कोई रिस्क नहीं लेने देगा, कोई डिसीजन नहीं लेने देगा। बेट तू छोटा है अभी, नहीं, तो आपका डेवलपमेंट ही खत्म हो जाएगा, है ना? क्योंकि फूलों जैसा रखेंगे, मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरे घर में रहो, ये करो, वो करो, ये खाओ, वो मत खाओ, कोई अननोन आदमी के साथ जाओ नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बन के रखेंगे तो आपका जो नेचुरल डेवलपमेंट अटक जाएगा वहाँ पे, वो भी तो नुकसान करते हैं। अब तीनों का बैलेंस ज़रूरी है। हाँ, तीनों का बैलेंस जरूरी है। पेरेंटिंग में भी ये तीनों का जरूरी है। मान लीजिए जो आपकी लड़की है, स्कूल से आती है, बहुत डिस्टर्ब है, टीनेजर है, बहुत डिस्टर्ब है, मम्मी कल से मुझे स्कूल में नहीं जाना है, तो आप समझ जाएंगे कि वो इमोशनली डिस्टर्ब है, कुछ खराब एक्सपीरियंस करके आई है। आपको उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप टीए जानते हो, कौन से ईगो स्टेट से आप उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करोगे? एडल्ट से। एडल्ट। पेरेंट्स से क्या कहोगे? स्कूल नहीं जाएगी तो क्या करेगी तू? हम भी स्कूल में गए तब इतने बड़े हुए, ऐसा करके डांट दोगे? बस हर बात में कहते हो स्कूल नहीं जाओगी, स्कूल नहीं जाओगी, ऐसा थोड़ा चलता है। इतने खर्च किए, इतनी महंगी स्कूल है, तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा।
राइट। हंस दोगे, हाँ हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, स्कूल नहीं जाते, चलो घूमने को जाते हैं, वो भी तो सही रिस्पॉन्स नहीं है। सही Right. रिस्पॉन्स ये है कि उनके साथ बैठे, हम्म, बात करें, बेटा क्या हुआ, तुझे ऐसा क्यों लगता है स्कूल नहीं जाना है, उनका प्रॉब्लम सुनो, समझो और उसको बेस्ट सॉल्यूशन दो। ऐसा होता है। पेरेंटिंग में भी ये काम आता है, right. समझे ना, कि कौन से ईगो स्टेट से बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, वैसा करो। दूसरी बात है कि ऐसा देखा गया है कि दो सिमिलर ईगो स्टेट वाले लोग साथ में प्रोडक्टिव नहीं रह सकते, साथ में हैप्पी भी नहीं हो सकते। मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हाई पेरेंट ईगो स्टेट वाले हैं, वो भी क्रिटिकल, क्या होगा? लड़ाई। शादी के पहले तो आपने देखा नहीं, हाँ, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लड़ाई करेंगे, मारामारी करेंगे, डाइवोर्स हो जाएगा। दे कैनॉट बी हैप्पी टुगेदर। right. अच्छा, दोनों चाइल्ड ईगो स्टेट वाले शादी करेंगे तो क्या होगा? मजा मजा मजा, नो सीरियसनेस अबाउट लाइफ। पैसा, बाप के पैसे से पैसा उड़ाएंगे, क्रेडिट कार्ड पे कर्जा लेके ईएमआई भरते रहेंगे और जीवन में कोई मजा करेंगे मगर प्रोग्रेस नहीं होगी। दो हाई एडल्ट वाले जो शादी करेंगे तो क्या होगा? सीरियस लाइफ। झगड़ा भी नहीं है, मजा भी नहीं है, बोरिंग लाइफ। यू माइंड योर बिजनेस, आई विल माइंड माई बिजनेस। व्हाट्सएप से बात करते रहेंगे, खाना खाया, सामने बैठिए तो भी व्हाट्सएप से पूछेंगे, सब दोनों अपने अपने कैरियर में बिजी रहेंगे, ऐसा रहेंगे हाई एडल्ट ईगो स्टेट। क्योंकि लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए झगड़ा भी जरूरी है, प्यार भी जरूरी है। झगड़ा पेरेंट वाला करता है, चाइल्ड ईगो स्टेट वाला प्यार करता है, लव वहां से आता है, गुस्सा पेरेंट से आता है। कॉम्बिनेशन सही मिक्सचर होना चाहिए, नहीं तो नहीं होता है। तो ये जो ग्रह की कुंडली मिलाते हैं, नहीं लगता है आपको कि ये कुंडली मिलानी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर कोई क्लैशेस भी हो तो उस टाइम पे भी अगर हम अवेयर हो गए ना, जैसे आपने सिखाया कि अच्छा ये हाई पेरेंट से अपना बात कर रहे बिहेवियर हैं। बात करे, तो मुझे फटाफट से चाइल्ड में आ जाना चाहिए। एग्जैक्टली यहीं पे तो लोगों का इन्फ्लुएंस करने का तरीका है। हाँ। देखिए, पेरेंट गुस्से होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? सॉरी मम्मी, सॉरी हाँ। पापा। सॉरी कौन बोलता है? चाइल्ड बोलता है। गुस्सा कौन करता है? पेरेंट बोलते हैं। फादर या मदर का गुस्सा खत्म हो जाएगा। राइट। ठीक है, तो यही है कि हमें किससे कैसा कम्युनिकेशन करना, कहाँ से स्टिमुलस आता है ये देखो। सामने वाले का स्टिमुलस पेरेंट ईगो स्टेट में से आ रहा है, एडल्ट में से आ रहा है, चाइल्ड में से आ रहा है। आई लव यू किसी ने बोला, वो कहाँ से आएगा? चाइल्ड ईगो स्टेट में। राइट। तो आप क्या मुझसे पेरेंट ईगो स्टेट के बोलोगे? तेरी कोई भाई बहन नहीं है, जा यहाँ से। आई लव यू कहेंगे तो चाइल्ड ईगो स्टेट से आई लव यू, ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कम्युनिकेशन में ये सीखना चाहिए कि सामने वाले को कैसे हमें कम्युनिकेशन करके जीतना है। मान लीजिए आपका कोई दुकान है, एक कस्टमर आता है जो आपकी प्रोडक्ट से हैप्पी नहीं है, आते ही हाई पेरेंट ईगो स्टेट में गुस्सा कर रहा है, तुम नालायक हो, तुम चीटर हो, तुम ये करते हो, गुस्से में आया है। आपको उसको शांत करना है तो कौन से ईगो स्टेट से स्टार्ट करोगे? चाइल्ड से। चाइल्ड ईगो स्टेट। सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसकी भी गलती हो, आई फील सॉरी, चलिए आपकी प्रोडक्ट में वापस ले लेता हूँ, ये रहे आपके पैसे। और उस टाइम पे हाई पेरेंट खुद भी आ गए तो हमें हाई पेरेंट नहीं बनना है, हमें चाइल्ड ईगो स्टेट से कंट्रोल करना है। आप जैसे ही चाइल्ड ईगो स्टेट से स्टार्ट करोगे ना, उसका लेवल डाउन होकर वो एडल्ट टू एडल्ट बात करेगा। अच्छा सर, चाय पियोगे, ठंडा पियोगे, क्या पियोगे बताओ? मुझे बहुत दुख हुआ आपके साथ ये हुआ। तो सीधा एडल्ट टू, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, ये तो मैं आपको बताना चाहता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे प्रोडक्ट वापस भी नहीं करनी है, ये तो आपका बिजनेस अच्छा हो इसलिए मैं ये जेन्युइन कंप्लेन लेके आया। ऐसा करके वो प्रोडक्ट वापस लेके जाएगा। मगर आपने अगर पेरेंट से किया तो गया काम। तो पहले पेरेंट वाले को चाइल्ड से कंट्रोल करके एडल्ट लेवल पे लाना है, दोनों को एडल्ट लेवल पे डिस्कशन करके उसको बाय बाय करना है। ये है। बहुत ही अच्छा आइडिया है ये तो ना। हाँ, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको समझनी चाहिए, तभी हमारे जीवन में हैप्पीनेस आएगा। अब ये सब समझे नहीं है, कितनी भी मन्नत करो, कितनी भी कुंडलियाँ दिखा लो, कितना भी वास्तु कर लो, मुझे नहीं लगता कि कैसे रिजल्ट मिलेगा ये। राइट। सोच लो, आप हाई पेरेंट वाले हो, हस्बैंड के साथ रोज झगड़ा होता है, वो भी हाई पेरेंट वाले, कितना भी वास्तु करवा लो, आप हाई पेरेंट में से हाई चार में आओगे कैसे, ये नहीं समझ में आता मुझे। तो मुझे तो लगता है कि ये ज्ञान ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही बात है ना, है। कि कैसे बिहेवियर करना चाहिए। कितनी बीमारियां आपके शरीर में है, कितने भी डॉक्टर के पास जाओ, जब तक आपका हाई पेरेंट ईगो स्टेट का बिहेवियर चेंज नहीं होगा, वो बीमारी ठीक होगी ही नहीं, ठीक होगी ही नहीं।
तो ये जैसे कि अब आप बात कर रहे हैं ना, ये मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि ना लाइफ में हर जगह ये अप्लाई करना है, अपने ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि जैसे आपने कहा हाई पेरेंट ईगो स्टेट में ज़्यादा रहेंगे तो बीमारियां भी शरीर में ज़्यादा होंगी। तो क्या हम इनको सबकॉन्शियस लेवल पे भी प्रोग्राम करके चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप बताते हैं? अभी मैं वो आगे वही बोल रहा हूँ, अभी जी। नेक्स्ट आ रहा हूँ मैं। तो ये ईगो स्टेट आपको समझ में आ गया। एक चीज होती है गेम्स, जैसे हमारी एक फिजिकल गेम होती है फुटबॉल क्रिकेट, ऐसी मेंटल गेम भी होती है चेस सुडोकू ये, और ऐसी एक साइकोलॉजिकल गेम भी होती है जो लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं, जिसके ऊपर किताब है गेम पीपल प्ले, एरिक बर्न ओके। जिन्होंने टी ए ढूंढा। फिर वो डिफिकल्ट लैंग्वेज में थे, मैंने सिंपल लैंग्वेज में वो किताब को फिर से लिखा, डोंट प्ले गेम विथ मी, मेरे साथ रमत मत खेलो, ऐसा। तो क्या होता है, दिस आर दी साइकोलॉजिकल गेम जो लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं तब खेलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी गेम्स ढूंढी गई है जो लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं। ऐसी 35 गेम्स उसने लिखी है अपनी किताब में। ये सबकॉन्शियस लेवल पे खेली जाती है, खेलने वाले को पता नहीं हम गेम खेल रहे हैं। ओके। ये गेम के कुछ रूल होते हैं। जैसे कोई गेम स्टार्ट कैसे होती है, कोई सर्विस करे फिर रिप्लाई करे, जैसे टेनिस है, कोई सर्विस करेगा तो सामने वाला रिप्लाई करेगा तो गेम स्टार्ट होती है। यहाँ भी एग्जैक्टली सेम होता है। किसी को स्टार्ट करनी है, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेगा। मैं आपको हाउ आर यू पूछेगा तभी आप जवाब दोगे ना, नहीं तो ऐसा बोलेगा आई एम फाइन, तो स्टार्ट नहीं होगा। तो गेम की शुरुआत करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि वो आगे बताऊंगा, स्क्रिप्ट होती है हमारी, तो लूजर स्क्रिप्ट वाले गेम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सामने वाले को इन्वॉल्व करते हैं और गेम खत्म होती है, उसके बाद दोनों दुखी होते हैं। अच्छा, तो लोग गेम क्यों खेलते हैं? पहले तो उसको पता ही नहीं कि वो गेम खेल रहे हैं, वो सबकॉन्शियस लेवल पे खेली जाती है और उसका टाइम पास होता है उसमें। और तीसरा होता है कि उसको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, जिसको टीए की लैंग्वेज में पे ऑफ कहते हैं, उनको पे ऑफ मिलता है। अब ये जो विराट कोहली है वो क्रिकेट में ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है, एडवर्टाइजमेंट से कमाता है ना। उसका पे ऑफ क्या है? एडवर्टाइजमेंट का बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। क्रिकेट तो ठीक है, क्रिकेट के द्वारा कमाता है वो। तो ये खेलने के पीछे भी कुछ उसका पर्पज रहता है, पे ऑफ रहता है। वो पे ऑफ क्या है? उनकी लाइफ पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने का होता है। जैसे आपकी लाइफ पोजीशन है आई एम नॉट ओके, तो मैं बार बार ऐसी गेम खेलूंगा जो मुझे सॉलिडिफाई करेगा मेरी पोजीशन के, यस आई एम रियली नॉट ओके। एक किक मी गेम रहती है, मुझे लात मारो, फिजिकल लात नहीं, साइकोलॉजिकल लात। कुछ बच्चे होते हैं हमेशा क्लास में जाते हैं बिना होमवर्क किए, और डेली उसको टीचर डांटता है, उनको पनिश करता है, फिर भी नहीं करता है। वो क्या करता है? वो गेम खेल रहा है, किक मी गेम, मुझे लात मारो, मैं लात के लायक हूँ, बिकॉज आई एम नॉट ओके। और जितनी गेम खेलता रहेगा ना उतनी उसकी आई एम नॉट ओके स्ट्रॉन्ग बनेगा। एक होती है अप्रोर गेम, कहीं भी जाए झगड़ा करे वो एक गेम होती है। आई एम ओके यू आर नॉट ओके वाले खेलते हैं, जहाँ गए वहाँ झगड़ा शुरू कर देते हैं वो अपना, है ना। तो ये गेम होती है, उससे क्या होता है कि आई एम ओके, मैं अच्छा हूँ, ये साले गधे हैं, तो मुझे उसको डांटना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है। तो ये भी एक गेम होती है, अप्रोर गेम। ऐसे बहुत सारी गेम होती है, लोग एक दूसरे के साथ सबकॉन्शियस लेवल पे खेलते हैं, जिससे दोनों को नुकसान होता है, खेलने शुरू करने वाले को और खेलने वाले को। तो जब हम ये समझेंगे नहीं तब तक हम अपना ही नुकसान करते रहेंगे। हमें पता ही नहीं कि हम कितनी गेम खेल रहे होंगे अभी तक। जब ये पूरी गेम सीखोगे तब पता चलेगा, ओ माय गॉड। जैसे फिल्मों में स्क्रिप्ट रहती है, ऐसी हमारी लाइफ की भी एक स्क्रिप्ट होती है, हमारी एक खुद की स्टोरी रहती है जो हमने बनाई रहती है पैदा हुए तब से, और वो स्टोरी हम रिप्ले करते रहते हैं हमारे जीवन में। टोनी रॉबिन्स का मैं प्रोग्राम अटेंड करने को आया था, डेट विद डेस्टिनी, DWD। तो किसी का प्रॉब्लम वो खड़ा करके पूछता था, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तो एक लेडी उठ के बोलती है, माई हस्बैंड डजंट लव मी। अच्छा, यूजुअल स्टोरी होती है, सब वाइफ की यही कंप्लेन होती है। तो बोलता टेल मी योर स्टोरी। तो वो स्टोरी बोलती है, दिस इज नॉट योर स्टोरी, ये चेंज योर स्टोरी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसने एक स्क्रिप्ट बना लिया, माई हस्बैंड डजंट लव मी, माई हस्बैंड डजंट लव मी। तो मैनिफेस्ट होता रहता है उनके जीवन में। तो जैसे स्टोरी चेंज करोगे लाइफ बदल जाएगी। तो जैसे ड्रामा और फिल्मों की स्क्रिप्ट रहती है ना, ऐसी हमारी एक स्क्रिप्ट रहती है। मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि शोले पिक्चर का शूटिंग चल रहा है, जिसके स्टोरी लिखी है, जो स्क्रिप्ट लिखी है सलीम जावेद ने। अब अमिताभ बच्चन का लास्ट सीन है जिसमें वो गब्बर सिंह की गोली से मरना है उसको,
और अचानक अमिताभ का मूड बदल जाता है, बोलता है यार मुझे मरने का सीन नहीं करना, मैं थक गया हूँ, मेरी माँ रोती है मेरा सीन देख देख के, ये धर्मेंद्र को मार दो ये टाइम पे, मुझे नहीं मरना है। ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा है कि अमिताभ को ही मरना है, वो उसमें से बदल नहीं सकता, खुद ने साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो कौन बदल सकता है? सलीम जावेद उसकी स्टोरी बदल के उसमें लिख सकता है कुछ चेंज करके कि चलो धर्मेंद्र को मार दो, अमिताभ नहीं बदल सकता है। तो जैसे फिल्मों की स्क्रिप्ट रहती है, ऐसी हमारी एक इनविजिबल स्क्रिप्ट रहती है, इसको लाइफ स्क्रिप्ट कहते हैं। हम माने या नहीं माने, हमारा हर बिहेवियर वो लाइफ स्क्रिप्ट में आता है। ये लाइफ स्क्रिप्ट में हर चीज़ लिखी रहती है। हम कितने बजे उठेंगे से लेकर कितने बजे सोएंगे, जिम में जाएंगे कि नहीं, नया सीखेंगे कि नहीं, किसी के साथ कौन सी ट्रांजेक्शन करेंगे, कौन से ईगो स्टेट में से हम बिहेव करेंगे, ये सब चीज़ हमारे लाइफ स्क्रिप्ट में लिखी है, विच इज़ इम्पॉसिबल है। और हमारा सब रिजल्ट उसमें से आता है। और दो टाइप की स्क्रिप्ट होती है, विनर स्क्रिप्ट एंड लूजर स्क्रिप्ट। कोई 100% विनर रहते हैं, जैसे मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, ये नरेंद्र मोदी, ये सब 100% विनर स्क्रिप्ट है, जो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। और एक रास्ते पे पैदा हुआ भिखारी जो वहीं पे मर जाता है, उनके लूजर स्क्रिप्ट है। दोनों में फ़र्क क्या है? स्क्रिप्ट का ही फ़र्क है और कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट कौन लिखता है, मतलब खुद लिखते हैं, वही तो अच्छा। बोल रहा हूँ, वी राइट द स्क्रिप्ट। और हमने पता नहीं कि हमने ये हमारी स्क्रिप्ट लिखी है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मुकेश अंबानी के पास 1 लाख करोड़ रुपया है। उसने सोचा कि मुझे ऑर्डिनरी आम आदमी बनना है, मैं सब डोनेशन दे देता हूँ, और 1 लाख गरीब झोपड़पट्टी वाले को ढूंढ के सबको 1-1 करोड़ दे देता है। 5 साल के बाद जिनको करोड़ रुपये मिला है मुकेश अंबानी के पास, उनकी क्या हालत होगी? वो फिर से भिखारी बन जाएंगे। उनकी स्क्रिप्ट भिखारी बनने के लिए ही है। मुकेश अंबानी का क्या होगा? फिर से वो धनवान बन जाएगा। उनकी स्क्रिप्ट धनवान बनने की लिखी है। उनका हर थिंकिंग, हर बिलीफ, हर डिसीजन, हर एक्शन उनको धनवान बनाने की तरफ लेके जाएगा। ये भिखारी का हर थिंकिंग, हर बिलीफ, हर डिसीजन, हर एक्शन उसको गरीब बनाने के लिए ही होगा। इट इज़ ओनली चेंजिंग ऑफ स्क्रिप्ट। किसी को कितना, ऐसी रिसर्च हुई है कि जिसको भी लॉटरी का जैकपॉट लगा है ना, वो लगने के बाद 5 साल में वो पहले से भी गरीब बन गए हैं। यानी अभी आप करोड़पति है और आपको और अरब की लॉटरी लगती है, तो आप करोड़पति भी नहीं रहोगे 5 साल के बाद, क्योंकि वो पचा ही नहीं सकते। उनकी स्क्रिप्ट में ये हैंडल करना ही नहीं लिखा है, ये मिस हैंडल करके गरीब बन जाएंगे। ऐसी रिसर्च हुई है। तो कहने का मतलब एवरीथिंग इज स्क्रिप्ट। कुछ मोटी लड़कियां या लड़के रहते हैं, वजन कम करने के लिए मेहनत करते हैं। अभी अनंत अंबानी का ही देखो ना, उसने वजन कम कर दिया था ना, फिर से हो गया ना। क्यों? क्योंकि मोटा होने के लिए कुछ बिहेवियर होता है, दुबला होने के लिए होता है, वो हमारी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। आप घोड़े को चाबुक मार के कब तक चलाओगे? कब तक अपने खाने को रोकोगे? कब तक अपनी आदतें रोकोगे? एक दिन फिर से बेसलाइन पे आ ही जाएगी। फिर अनंत अंबानी बड़ा मोटा हो गया। एक ऐसा वो पाकिस्तान का सिंगर भी था, क्या नाम था? अदनान सामी। है अदनान सामी। अदनान सामी। उसने भी कम कर दिया था, फिर मोटा हो गया। वी बैक टू नॉर्मल, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट ऐसी लिखी है मोटा रहने की। तो अगर हम खुद ही स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमारे फेवर में चेंज भी कर सकते हैं वी उसको। कैन चेंज। मेरी किताब है रीराइट योर लाइफ स्क्रिप्ट करके। अरे वाह। मेरी एक किताब है, उसमें सब कुछ लिखा है कि हाउ कैन वी चेंज अवर स्क्रिप्ट। अनलेस वी चेंज दिस स्क्रिप्ट अवर रिजल्ट विल नॉट चेंज। एग्जाम्पल आपको 2 बड़े दिखा रहा हूँ, अदनान सामी का और अनिल अंबानी का। बहुत लोगों का दिखा सकता हूँ। ये केजरीवाल का स्क्रिप्ट कैसा है? इतना इंटेलिजेंट होने के बाद गलत स्क्रिप्ट पे है, तो देखो क्या फेलियर के फेलियर ऊपर जा रहा है। राहुल गांधी का स्क्रिप्ट देखो, मैं तो कोई इंसान का नाम याद करता हूँ, उसकी स्क्रिप्ट मेरे नज़र के सामने आ जाती है। ऐसा स्कैनिंग कर लेता हूँ थोड़ी देर में कि इनकी स्क्रिप्ट ऐसी है। आई कैन प्रेडिक्ट द रिजल्ट कि इनका ऐसा ही तो होगा। आप कोई टिप उसमें से देना चाहेंगे जो रीराइट कर सकते हैं हम स्क्रिप्ट? पहले तो यू आइडेंटिफाई योर स्क्रिप्ट Okay. कि आपकी अच्छी है क्या बुरी है। हाउ डू यू नो कि आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है क्या बुरी है? जैसे लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। मान लीजिए आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हेल्थ के बारे में आपकी स्क्रिप्ट गलत है। आप जंक फूड खाते रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सोशल मीडिया में बिजी रहते हो, रात को 2-2 बजे सोते हो, आपकी लाइफ के बारे में नहीं। आप धनवान नहीं हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने ब्यूटीफुल हो, और फिर भी आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो मनी के बारे में आपकी गलत स्क्रिप्ट है। आपके रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे नहीं है, तो आपकी रिलेशनशिप के बारे में स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है। ओवरऑल दुखी दुखी रहते हो, जबकि आप इंटेलिजेंट हो, भगवान ने आपको अच्छा बनाया, अच्छी फैमिली में हुआ, फिर भी आप दुखी हो,
तो आपकी स्क्रिप्ट गलत है, क्योंकि आपका बिहेवियर तो वहीं से आता है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर स्क्रिप्ट, फिर उसके पोर्शन देखो कि मेरे जीवन में ये निष्फलता क्यों आती है, उसके पीछे क्या कारण है, स्क्रिप्ट का कारण ढूंढो। जैसे आई एम नॉट ओके मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं बिजनेस ओनर कभी बनूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं बिजनेस कर ही नहीं सकता हूँ। उसके लिए जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन पावर मेरे में है ही नहीं। तो आपको एक एक चीज़ का कंपोनेंट ढूंढते जाना है और उसको टीए के माध्यम से उसको ठीक करते जाना है और स्क्रिप्ट को 100% पॉजिटिव बनाया है। तो देखिए हमारी जर्नी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की स्क्रिप्ट की जर्नी होती है। हमारा सबका गोल क्या होना चाहिए, 100% विनर स्क्रिप्ट बने। मगर अभी हो सकता है कि मैं 50% विनर मेरे में क्वालिटी है, 50% लूज़र की है। आपको मान लो 70% विनर है, 30% लूज़र है। गोल तो ये होना चाहिए 100% विनर है। मगर 100% विनर स्क्रिप्ट लिखने के लिए यू हैव टू गो थ्रू इट, सब कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो टी सब्जेक्ट आपके सामने आएगा ही नहीं। मेरा लर्निंग एटीट्यूड था, इसलिए मेरे सामने ये किताब आई, आई एम ओके, यार ओके, बोर्न टू विन, ये सब किताब है। और लर्निंग एटीट्यूड था तो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, फिर भी मैंने उसको समझने की कोशिश किया। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, जितनी भी इंग्लिश किताब है टीए के ऊपर आप पढ़ो और कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसने डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ की है। और मैंने क्या किया, डिफ़िकल्ट बुक को पढ़ के मैंने ये सीखा और सिंपल लैंग्वेज में समझाया तो लोगों को मज़ा आया। बच्चे 5 साल के बच्चे समझते और पेरेंट के साथ डिस्कस करते हैं। मेरे तो छोटे बच्चे थे तब मैंने सिखाया उसको। हमारे घर में टीए की लैंग्वेज में बात होती है। मैं गुस्से करता हूँ तो मेरी बेटी बोलती है, पापा ईगो स्टेट में नहीं रहो, ब्लड प्रेशर आ जाएगा। ऐसा बोलती है। हम ट्रांजेक्शन करते हैं, बोलती है देखो मम्मी के साथ तुमने क्रॉस ट्रांजेक्शन किया। बहुत दिन से मुझे स्ट्रोक नहीं मिला, स्ट्रोक दो, पॉजिटिव स्ट्रोक। भूख भूख लगी है मुझे, स्ट्रोक हंगर में हूँ। तो हमारे घर में तो अभी टीए की भाषा में बात शुरू हो गई है। तो फैमिली में सबको बैठ के सिखाना चाहिए ये चीज़ें। अभी जो सुन रहे हैं ना वो भी अब टीए की भाषा में बात करेंगे। कौन? आपने इतने अच्छे से, जो भी ऑडियंस हमारी सुन रही है वो भी अब बात करेंगे। आपने हाँ, इतनी अच्छे और हाँ। इतनी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है सब। मैं 5 साल के बच्चे तक गया हूँ और वो ज़्यादा समझते हैं ये सब चीज़ें। उनको सवाल हाँ, पूछता हूँ तो वो हाथ ऊपर करके वो जवाब देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज मैंने ऐसी सिंपल बना दी है। इसके ऊपर मेरी अब 10-12 किताबें सिर्फ टीए के ऊपर। ओके। टीए सीखो जिंदगी जीतो, 3 लैंग्वेज में, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। आर यू ओके करके, वो भी तीनों लैंग्वेज में। डोंट प्ले गेम विथ मी, तीनों लैंग्वेज में। और कौन सी है, हाँ, रीराइट योर लाइफ स्क्रिप्ट। टीए के ऊपर इतनी किताब है मेरी, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और 2 दिन का वर्कशॉप करता हूँ मैं उसमें। और अभी मैंने राजकोट में वर्कशॉप किया था, 12 लोग आए थे टीए का वर्कशॉप करके। फिर मैंने अपसेल किया मेरा ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम, जो 1.5 लाख का होता है। 12 में से 6 लोगों ने वो ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम 1.5 लाख वाला ज्वाइन किया। इतने इम्प्रेस हो गए, माय गॉड, ये तो नॉलेज हमने कभी सोचा ही नहीं था। ये अगर हम भी सीख जाए तो हमें कितना फ़ायदा होता है। और यही सब्जेक्ट के ऊपर हम काम करें तो कितना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि कोई जानता नहीं है ये सब्जेक्ट, है ना। बहुत कम लोगों को ये पता है। इसका रीज़न उनकी फॉल्टी लैंग्वेज है। जिसने टीए ढूंढा, ये एरिक बर्न्स ने, उसकी किताब भी बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में है। उसके लिए बहुत धीरज चाहिए पढ़ने के लिए। मैंने धीरज से पढ़ा और तब समझाया मुझे ऐसा। और बहुत अच्छे तो से ये बहुत है, समझाया टीए आपने। का सब्जेक्ट मैं बोलता हूँ मेरा फेवरेट हाँ, सब्जेक्ट है। नहीं सही ये तो आप। बहुत कम टाइम है, मैं 2 दिन बोल सकता हूँ सिर्फ टीए के ऊपर। तो यही जो आप बता रहे थे ना, अभी स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे हम, तो आपने कहा कि अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट को पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्क्रिप्ट क्या है, और फिर एडिट करनी है, उसके एडिट के टूल हाँ, सब टीए के अंदर है। और वो विनर बनने के लिए, 100% विनर बनने के लिए हमको वो जगह आइडेंटिफाई करनी है जहाँ जहाँ नेगेटिव रिजल्ट्स आ नेगेटिव रहे पार्ट हैं। है। जैसे हमारी लाइफ पोजीशन गलत है, हमारा ट्रांजैक्शन का तरीका गलत है। जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं ऑलवेज क्रॉस ट्रांजैक्शन करता हूँ, ओके। तो मुझे अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, माइंडफुलनेस बनना पड़ेगा। हर जगह मैं देखता रहूँगा कि मैंने आज कौन सा ट्रांजैक्शन किया, क्रॉस तो नहीं कर दिया तो अगली बार मैं ध्यान रखूँगा कि मैं ऐसे टाइम पे क्रॉस ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा। तो धीरे धीरे न्यूरोप्लास्टिसिटी के हिसाब से वो ट्रैक बनने लगेंगे, नए वाले ट्रैक। तो पूरा नक्शा आपका टीए के हिसाब से पूरा पॉजिटिव स्क्रिप्ट वाला बन जाएगा, 100% बिना स्क्रिप्ट बन जाएगी। एंड ब्रेन कैन बी रीचेंज, उसको रीडेवलप कर सकते हैं। तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये सब चेंज होता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है टीए के ऊपर, तो बहुत है। आप इंटरनेट पे गूगल करो, टीए सिर्फ लिखो ना, ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्शन, दुनिया भर की किताबें हैं।
सब कुछ नॉलेज है, मगर लोगों को पता नहीं है ये। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप एक टेक्निक ऐसी मतलब शेयर करें जो हमारी ऑडियंस जो भी आई एम नॉट ओके वाले स्टेट में हैं वो वहाँ से आई एम ओके में आना शुरू हो जाएं। कोई ऐसी आप टेक्निक बताएं जिससे कि अपने माइंड की पावर के थ्रू, सबकॉन्शियस की हेल्प के थ्रू वो कर हम सकें। ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 के 6 टॉपिक के ऊपर एक एक पॉडकास्ट कर सकते हैं, ये भी हो बिल्कुल, सकता ज़रूर है। ज़रूर ज़रूर। बी अवेयर अबाउट योर बिहेवियर, बी अवेयर अबाउट योर ट्रांजेक्शन्स। अभी याद करो कि आज पूरे दिन में मुझे कितने लोग मिले, मैंने किसके साथ क्या बात किया, वो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन था, क्रॉस था या अल्टीरियर था। अगर वो क्रॉस था तो बदल तो नहीं सकते, बट अभी विजुलाइज करिए कि अगली बार मैं जब भी इनके साथ मिलूंगा तो ये बिहेवियर नहीं करूंगा, मैं नया वाला करूंगा जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो अवेयरनेस, चेक एंड चेंज करते जाओगे ऐसा, तो राइट। धीरे धीरे हो जाएगा आपका। तो आपका ये पार्ट ठीक हो गया। आप ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन करना जाओगे, स्क्रिप्ट का एक पार्ट ही तो है वो। फिर आपका आई एम नॉट ओके स्ट्रॉन्ग है, तो डेली छोटा छोटा डिसीजन लो, डेली एक एक एक्शन लो छोटे उसके ऊपर, तो धीरे धीरे आपको जैसे रिजल्ट मिलेगा, डोपामिन क्रिएट होगा, अपने आप को शाबाशी दो। पता है ना, जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमें रिवॉर्ड हार्मोन होता है, डोज मालूम होगा आपको, यस। नहीं मालूम है? अरे ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले पॉडकास्ट में भी कहा, मैं पूछता हूँ लोगों को कि आप क्यों मेहनत करते हो, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? बोले हैप्पीनेस। ला हैप्पीनेस क्या मुकेश अंबानी जैसा घर में से मिलता है, या रोल्स रॉयस कार में से मिलता है, या लास वेगास जाके मिलता है? बोला नहीं नहीं, अंदर से मिलता है। लाइक अंदर कहाँ से मिलता है बताओ? तो उसके आगे जवाब नहीं है। सबको ये पता है हैप्पीनेस अंदर से आता है। मैं बोलता हूँ हैप्पीनेस के 4 हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर में बनते कोई मॉल में या अमेजोन पे नहीं मिलता है। इसको डोज करके याद रखो। डी यानी डोपामिन, ओ यानी ऑक्सीटोसिन, एस यानी सीरोटोनिन, ई यानी एंडोर्फिन। ये 4 हार्मोन की फैक्ट्री हमारे शरीर में रहती है। हमारा जीवनचर्या दिन ऐसा होना चाहिए कि ये फैक्ट्री स्टिमुलेटेड रहे, ताकि वो हार्मोन पैदा करे। ये 4 हार्मोन हमें हैप्पीनेस की फीलिंग देती है। चाहे आप एंटालिया में रहो, मुकेश अंबानी के घर में, मगर ये हार्मोन की कमी रही तो वहाँ भी सुखी नहीं हो सकते। डोपामिन इज़ अ रिवॉर्ड हार्मोन, ऑक्सीटोसिन इज़ अ लव हार्मोन, सीरोटोनिन मूड का हार्मोन है, जो डिप्रेशन वालों को सीरोटोनिन की कमी की वजह से होता है, और कोई कारण नहीं रहता है। एंड एंडोर्फिन है, वो नेचुरल पेन किलर है। हमें इधर दर्द होता है, इधर दर्द होता है, उधर दर्द होता है, क्यों? एंडोर्फिन की कमी है। रोज़ रोज़ क्यों पेन किलर खानी पड़ती है? अंदर का पेन किलर है जो आपका बन नहीं रहा है, जो वो एंडोर्फिन बनेगा कैसे एंडोर्फिन? है जी, एक्सरसाइज से बनता है, जिम में जाने से ओह। होता है ये। तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि चारों के चारों हार्मोन की फैक्ट्री चालू रहे। ये बंद हो गई तो आपका करोड़ों रुपया काम नहीं आएगा, आपका नाम भी काम नहीं आएगा। डिप्रेशन में जाओगे, एल्विस प्रेस्ली का जैसा सुसाइड कर लोगे। एल्विस प्रेस्ली ने जो सक्सेस पाई है ना, वो ये अपना कौन था दूसरा वाला, माइकल जैक्सन, तो उसके सामने बच्चा है। ऐसी उनकी सक्सेस थी। 32 हाँ, ईयर्स में राइट। उसने सुसाइड किया था। 32 ईयर्स में। क्यों? कि सीरोटोनिन की कमी की वजह से डिप्रेशन में था वो। तो सीरोटोनिन कमी ही आपका जीवन ख़त्म कर देता है। इतने बड़े बड़े लोग सुसाइड करते हैं सीरोटोनिन की कमी की वजह से। हिंदुजा फैमिली के बेटा धर्मजा हिंदुजा ने सुसाइड कर लिया था। ये दिव्या भारती ने भी किया था सुसाइड। गुरुदत्त ने किया था, डिप्रेशन सब रीज़न। मनमोहन देसाई ने किया था, बहुत बड़ा डायरेक्टर था मनमोहन देसाई, उसने किया था सुसाइड। तो ये सीरोटोनिन की कमी होती है। तो ये हैप्पीनेस हार्मोन, मैं तो दर्शकों को ये कहूँगा, बाकी सब भूल जाओ यार, क्या 4 हार्मोन की फैक्ट्री हमेशा चालू रहे उसकी फिक्र करो। बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो चलेगा, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होगी तो चलेगा, मगर ये हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे हुआ ना तो मज़ा नहीं आएगा। कमी नहीं होने देनी चाहिए। फैक्ट्री चालू करने के लिए एक एक टिप अगर हर उसके लिए, जैसे आपने एंडोर्फिन के लिए कहा कि एक्सरसाइज करना एंडोर्फिन जरूरी के है। लिए कोई एक टास्क डिसाइड करो कि आज मुझे इतना काम करना है, और कंप्लीट करो, अपने आप को शाबाशी दो, वेल डन वेल डन, एंडोर्फिन आएगा। कोई पसंद की मूवी जाके देख लो, अपनी मनपसंद मिठाई को खाओ, एंडोर्फिन आएगा। ऑक्सीटोसिन, किसी के साथ प्यार से रहो, प्यार से बैठ के बातें करो, उनके हाथ पकड़ के बैठो, हस्बैंड या वाइफ के साथ हक करो, वहाँ से आता है ऑक्सीटोसिन। सीरोटोनिन आता है इसके अंदर से, एक्सरसाइज से भी आता है, और एंडोर्फिन भी वहीं से आता है। हाँ, ये 4 एक्सरसाइज से मेन सीरोटोनिन और ये आता है। और अच्छा बलमन शाही का काम करो, किसी को हेल्प करो, उसमें से भी सीरोटोनिन आता है। हम हमेशा सेल्फिश रहेंगे ना तो हमारा सीरोटोनिन नहीं आएगा।
रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर दुनिया का सबसे धनवान आदमी था, डिप्रेशन में था, उनका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा था, स्वामी विवेकानंद को मिलने को गया। स्वामी विवेकानंद देख के उसको बोला कि तुम सुसाइड के विचार कर रहे हो। बोले स्वामी जी आपको कैसे पता चला? बोले जो आदमी अपने सेल्फिश बन के जो जिएगा ना, उनका यही हालत होता है। तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया लोगों के लिए, तुम्हें डिप्रेशन से बाहर आना है ना, अच्छा काम शुरू करो। उसने रॉकफेलर फाउंडेशन बनाया, करोड़ों की उसने चैरिटी की, आज भी वो चैरिटी चल रही है। उसके मरने के 100 साल के बाद सीरोटोनिन उनका आने लगा वापस। ऐसा जब कोई चैरिटी का काम करते हो ना, सेल्फलेस कुछ काम करते हो ना, तो उसमें से सीरोटोनिन आता है। तो हमारी लाइफ की स्टाइल ही ऐसी होनी चाहिए कि हर चीज़ हमारा इनबिल्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि चलो आज मैं कुछ चैरिटी करूँ तो मुझे सीरोटोनिन मिलेगा, आज मैं कोई मनपसंद होटल में जाके खाना खाऊँ तो आएगा, ऐसा नहीं। इट शुड बी ए नॉर्मल वे। ऐसा किसी के साथ प्यार से बैठ के बात करो, सीरोटोनिन आएगा। खुली हवा में घूमो तो भी सीरोटोनिन आता है, धूप में घूमो उससे भी आता है। बहुत सारी चीज़ होती है। तो हैप्पीनेस के लिए ये चीज़ होती है, लोगों को पता ही नहीं कहाँ मिलना है, पैसे के पीछे भागते हैं। बड़ा गोल 5,000 करोड़ कमाना है। मेरे स्टूडेंट आते हैं 5,000 करोड़ कमाया, मेरे लोग बैठ यहाँ पे, ये तो कहाँ खर्च करेगा और कब खर्च करेगा बताओ? तुझे कितना जीना है? 5,000 साल जीना है? नहीं ना, तू तो लिमिटेड टाइम है ना तेरे पास, 100 साल का सोच ले, तू अभी 40 साल का है। तो मुझे ये बताओ कि ये 5,000 करोड़ तो 60 साल में कैसे खर्च करेगा बताओ? अच्छा तुझे ये पता नहीं है कहाँ खर्च करना, तो उसके पीछे क्यों भागेगा तू? इसके पीछे कितना सेक्रीफाइस करेगा तुझे पता है? तो अननेसेसरी गोल लेके घूमते हैं, पता ही नहीं है कि क्या चाहिए जीवन में। तो ये सीखना चाहिए कि हैप्पीनेस अगर हमें चाहिए रियल में, तो हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करो। दूसरा का देख के 5,000 करोड़ और मर्सिडीज़ का मत करो। मैं मर्सिडीज़ आज भी ले सकता हूँ, नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी उसमें से हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। मैंने जीवन की पहली कार ही मर्सिडीज़ ली, मैंने 1 लाख किलोमीटर चलाई है, मुझे अभी मर्सिडीज़ की ज़रूरत नहीं लगती। मैं ऑर्डिनरी कार, यानी कंफर्टेबल है बट ऑर्डिनरी कार है, कोई ब्रांड नहीं है, टोयोटा की है। तो ऐसा है। तो हैप्पीनेस अभी मुझे पता है कि हैप्पीनेस मुझे कहाँ से मिलती है, उसके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। मर्सिडीज़ खरीद के लोगों को दिखाने के लिए नहीं करता हूँ। हाँ थोड़ा सा उससे ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड हार्मोन, एंडोर्फिन मिलेगा, और नॉट एंडोर्फिन, ये डोपामिन मिलेगा। हाँ लोग मेरी मर्सिडीज़ की तारीफ़ करेंगे, मुझे ज़रूर नहीं। बाकी जो बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम जितने भी हैप्पीनेस के हार्मोन्स हो रहे हैं, वो जो आप सिखा रहे हैं ना, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे सबके अपने आप ही रिलीज हो रहे हैं और कुछ करने की जरूरत हम नहीं है। दर्शकों के लिए विश करें हाँ, कि वो हैप्पीनेस के बारे में राइट सोचे, राइट अपने राइट। हार्मोन को रिलीज करने का सीखे, ऐसी लाइफस्टाइल बनाए। हाँ इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ, यू नो, जीवन। बिल्कुल। मेरा वही लाइफ है। मैं इसलिए 16 घंटे काम करता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठा हूँ, है अभी भी मैं और 2-3 पॉडकास्ट कर सकता हूँ। ये हैप्पीनेस हार्मोन की वजह से होता है सब कुछ। राइट राइट। तो बिल्कुल एक पॉडकास्ट में मुझे लगता नहीं है कि हम सब कुछ सीखेंगे आपसे, वैसे तो बहुत कुछ सीख लिया, इसको हमने प्रोसेस करना है, इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में। और मैं चाहूँगी कि ऑडियंस भी, जो भी आपको लगता है, सर ने जैसे कि कहा कि हर एक टॉपिक के ऊपर हम डिटेल्ड पॉडकास्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको लग रही है ना कि इसमें से इस चीज़ को आप डिटेल में सीखना चाहते हो, आई एम नॉट ओके से आई एम ओके की स्टेट में जाना है, विनर्स वाले स्टेज में जाना है, या आपकी जो ईगो स्टेट है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, क्या चेंज करना चाहते हैं, कमेंट करिए। बहुत जल्दी सर के साथ उस स्पेसिफिक टॉपिक पे एक डिटेल्ड पॉडकास्ट हम करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सर आप मेरा भी भी आपसे प्रॉमिस वादा करें। है। यस आप बुलाओगे मैं चलाऊंगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इतना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए, नहीं मुझे इतनी मजा अच्छी आ गया। बातें आप यू सिखाने आर के ए लिए। वेरी गुड इंटरव्यूअर। जो आप बातें करती हो तो ऐसा लगता है नहीं इतना टाइम चला गया हमारा। और इसलिए मैं चाहूँगा कि बार बार आप मेरा इंटरव्यू लो, जी लोगों को फायदा, आपको फायदा, मुझे भी, बिल्कुल, सब कुछ हमारा विन विन सौभाग्य होगा सर जी। विन विन ही करते रहेंगे हम। हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।